माजी। यार तूने रिश्ते के बारे में घर में बात की। अजमल सुल्तान अपने जिगरी यार इलाही साहब से सवालिया अंदाज में बोले। बात तो की है मगर अभी निशात की मर्जी मालूम करना बाकी है। हबीब इलाही के मुस्कुराते लहजे पर गोया इन्हें सुकून सा आया था। शुक्र है यार तू तो बात करना निशात से। इलाही साहब ने दोस्त को घूर कर देखा था जो कुछ ज्यादा ही उतावला हुआ जा रहा था। वैसे क्या बात करनी है निशात से? वो जान कर छेड़ रहे थे। ये भी मैं बताऊं? इन्होंने घूर कर देखा था। वो हौले से मुस्कुराए। बेटा जी अब हम जल्द से जल्द निशात की शादी करना चाहते हैं। बेहतर है कि तुम अपने अब्बा से बोलकर पहले रिश्ता डाल दो, वरना अम्मा अब्बा का तो मालूम है तुम्हें। इन्होंने हाथ छाड़ कर बाबर कराया। हाँ हाँ बस आजकल मैं बाबा से बात कर लूंगा। वैसे निशात की शादी तो हो ही जानी है। तू बता कि अब तेरी शादी का क्या इरादा है? मजीद निकाह को और कितना लटकाना है? मैं चाहता हूँ कि अपनी शादी से पहले जुमट को फारिग कर दूं। इस बार इन्होंने इलाही साहब के गले में बाजू डालकर जुमानियत से पूछा था। यार अभी तो मेरा इरादा क्रिमिनल लॉ में स्पेशलाइजेशन का है, मगर मेरा यही इरादा है कि मैं जुमट को रुखसत कराकर ही साथ ले जाऊं। इन्होंने अपने इरादे से आगाह किया था। अच्छी बात है, वैसे भी मुझे निकाह को इतने अरसे लटकाना अच्छा नहीं लगता। हबीब साहब ने समझ कर सर हिलाया। वैसे एक बात बता भाई, और कितना पड़ेगा? लॉ में मास्टर्स कर लिया अब काफी है। अजमल साहब ने घूरा, जबकि वो मुस्कुराए जो लॉ में पीएचडी का इरादा रखते थे। भाई हम कानून की पैरवी करने वाले लोग हैं, तुम्हारी तरह कानून को साइड पॉकेट में रखने वाले नहीं। हमें कानून की तमाम शिकों को पढ़ना पड़ता है, जबकि आप जैसे लोग रातों रात अपनी मर्जी का कानून बना लेते हैं। वो जुमानियत से बोले तो अजमल ने इनकी गर्दन दबोच ली थी और अब दोनों ही कहका लगा रहे थे। अजमल साहब ने लंदन यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में ग्रेजुएशन किया था। वो दोनों हाई स्कूल के ज़माने से बहुत अच्छे दोस्त थे और अब बहुत जल्द ये दोस्ती दोहरी रिश्तेदारी में तब्दील होने जा रही थी। तो बस आलम हम ये रिश्ता पक्का समझें। ये अजमल सुल्तान के वालिद शामीर सुल्तान थे जो फॉर्म जज आलम इलाही से इनकी रजा पूछ रहे थे। बिल्कुल भाई, हमें क्या एतराज़ होगा? वो तो पहले ही रिश्तेदारी बना चुके थे और अब तो ये रिश्ता मज़ीद मज़बूत होने जा रहा था। मुबारक हो भाई फिर बरखुरदार। शामिर सुल्तान जो सियासत की दुनिया में अगरचे बहुत बड़ा नाम नहीं मगर एक मुस्तहकम नाम ज़रूर था, जिनकी रिश्तेदारी एक जज के बेटे के साथ मज़ीद मज़बूत होने जा रही थी। दोनों ही खानदान ने एक दूसरे की बेटी लेकर रिश्ते को मज़बूत कर लिया था, मगर कौन जानता था जो रिश्ता बज़ाहिर जितना मज़बूत दिखाई दे रहा है, इतना ही कमज़ोर भी था। आज सुल्तान महल और इलाही हाउस में खुशियों की बहार चली आई थी, क्योंकि आज दोनों ही घरों में इनके इकलौते बेटे और बेटी की शादियां थीं और दोनों ही जिगरी दोस्तों ने अपनी अपनी बहनों की शादी एक दूसरे को देकर इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलकर मजबूत कर दिया था। अजमल साहब फूलों की खुशबू से महकते उजले उरूसी में दाखिल हुए थे। निशात बेगम रिवायती अंदाज में सर झुकाए बैठी थी। इन्हें देखकर चेहरे पर एक शर्मिगीन मुस्कुराहट रक्स हुई थी। वो भरपूर अंदाज में मुस्कुराते हुए मिसेरी के नजदीक गए थे। आज इनकी मोहब्बत इनके पहलू में आ गई थी। भला इससे ज्यादा खुशबख्ती और क्या हो सकती थी? कैसी है निशात? सलाम के बाद वो इनका मोमी हाथ अपने सख्त हाथ की गिरफ्त में लिए बहुत मोहब्बत से बोला था। मैं ठीक हूँ। वो फितरतन शर्मीली लड़की थी और इनकी यही शर्मो हया थी जिस पर नौजवानी की दहलीज पर कदम रखते अजमल साहब दिल हार गए थे। सालों से ये ख्वाहिश दिल में दबा रखी थी, मगर इन्हें हिम्मत तब मिली जब इनके बगैरत दोस्त ने इनकी लाडली इकलौती बहन के लिए अपने माँ बाप को सवाली बनाकर भेजा था, जिस पर किसी बड़े ने कोई एतराज नहीं उठाया था। तो फिर भला मोहब्बत के हुसूल के लिए वो कैसे पीछे रहते? तो फिर निशात बेगम आपको हमारा साथ दिलो जान से कबूल है? इनके हाथ में खूबसूरत से सोने के जड़ाव कंगन पहनाते इन्होंने मोहब्बत से अपने हिसार में लिया था। जो धीरे से मुस्कुराई तो गोया हर शय ही खिलखिला उठी थी। फाइनली आप हमारे पास आ ही गईं ज़ुमैर बेगम। वो सिंगार आईने के ऐन सामने खड़ी थी जब ख्वाबगाह में दाखिल होते हबीब साहब ने इन्हें मोहब्बत से अकाब से अपने हिसार में लिया था। सुर्ख रंग शरारे में मलबूस वो भला की हसीन लग रही थी। हबीब साहब की तो नजरें हटने से इनकारी थी। आप खुश हैं? इन दोनों का निकाह 6 माह कबल ही हो गया था और दोनों ही जानिब से पसंदीदगी थी, मगर पहल हबीब साहब की जानिब से की गई थी। आपको क्या लगता है, क्या मुझे खुशी नहीं होना चाहिए? इनका रुख अपनी जानिब मोड़ते सवालिया अंदाज में बोले, जो झुकी झुकी नजरों और दो आतिश रूप समेत इनकी दिली दुनिया जेरो जबर कर गई थी। नहीं, वो धीमी सी आवाज में बोली थी, जबकि वो दिलकश अंदाज में मुस्कुराते इन्हें अपने हिसार में ले गए थे। आईने में नजर आता अक्स इन दोनों का मुकम्मल था। शादी को 1 साल होने को आया था। अजमल साहब अपने वालिद के साथ सियासत में मसरूफ हो गए थे, जबकि निशात बेगम के साथ इनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी और सहल गुजर रही थी।
कुछ ही माह में वो दोनों वालिदैन के रुतबे पर फाइज होने जा रहे थे। जबकि हबीब इलाही जुमट की हमराही में क्रिमिनल लॉ में स्पेशलाइजेशन के लिए लंदन मूव कर गए थे। जिंदगी अपनी डगर पर रवा दवा थी। 5 साल बाद अजमल साहब और निशात बेगम को अल्लाह ने इस अरसे में 2 साल के वफ़े से 2 बेटों की नेमत से नवाजा था। बड़ा बेटा जहांजीब सुल्तान, जबकि छोटा बेटा मरवान सुल्तान। दोनों बच्चों के साथ इनकी जिंदगी बहुत अच्छी और पुरसुकून गुजर रही थी, जबकि इस अरसे में अपने 2 पोतों को देखकर जीने वाले शामिर सुल्तान रजाए इलाही से अपने खल्के हकीकी से जा मिले थे। इलाही साहब और जुमर्त बेगम भी पाकिस्तान वापस आ गए थे। जुमर्त का इरादा था कि वो अपने शौहर के साथ बाहर ही सेटल हो जाती, मगर हबीब साहब की वतन अजीज से मोहब्बत इन्हें वापस पाकिस्तान खींच लाई थी। फिलहाल वो बे औलाद ही थे। हबीब साहब अब सारा सारा दिन अपने केसेस भुगताने में मसरूफ रहते थे। बहुत ही कम अरसे में इनका नाम शहर के नामवर वकीलों की फहरिस्त में शामिल होने लगा था। जुमर्द और इनकी जिंदगी भी बहुत अच्छी गुजर रही थी। जुमर्द शौहर की गैर मौजूदगी में अक्सर ही सुल्तान महल आ जाया करती थी। इस तरह बच्चों के साथ इनका भी दिल लगा रहता था। वो हस्ब मामूल आज भी सुल्तान महल में मौजूद थी। जब हबीब साहब भी बेगम की तलाश में ससुराल ही आ गए थे। कैसी हो गुड़िया? इन्होंने बहन के सर पर हाथ रखते मोहब्बत भरे लहजे में दरियाफ्त किया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप बताएं कैसे हैं और इतना मसरूफ क्यों रहते हैं? बेचारी मेरी भाभी आपकी गैर मौजूदगी में उदास हो जाती हैं। इन्होंने जुमट को देख शरारत से कहा तो वो अपनी नाजुक सी बीवी को एक नज़र देख मुस्कुरा दिए थे, जो साल पहले इनके माँ बाप के गुजर जाने के बाद इनकी गैर मौजूदगी में बिल्कुल अकेली हो गई थी। भाई, जब हम घर होते हैं तो आपकी भावच हमें ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाती, तो फिर हम शरीफुल नफ्स क्या करें? ले देकर काम से ही दिल लगी करनी पड़ती है। वो शरारती लहजे में बोले, जबकि जुमट ने नाराज नजरों से इनकी जानिब देखा था। ओहो! ज़ह-नसीब, आज तो शहर के नामवर वकील साहब तशरीफ़ लाए हैं। अज़मल साहब की आवाज़ पर वो मुस्कुरा कर उठे थे ताकि अपने जिगरी यार से बगलगीर हुआ जा सके। कहाँ बड़े लोग हैं सियासतदान साहब, बड़े लोग तो आप हैं, कभी किसी शहर तो कभी किसी मुल्क। दोस्त की कमर थपथपाते इन्होंने हल्के-फुल्के लहजे में कहा था, जब भी वहाँ जहाँ ज़ेब और मरवान भी आ गए थे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वो मामू या फूफा कहने का तकल्लुफ़ ज़रा कम ही किया करते थे और इसकी तोतली ज़बान से इतने मुश्किल अल्फ़ाज़ अदा करना भी आसान बात नहीं थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मेरे दोनों बेटे? हबीब ने बारी-बारी दोनों को प्यार करते गोद में बिठा लिया था। हम बिल्कुल ठीक हैं चाचू, मगर आप हमारे घर क्यों नहीं आते? जहांज़ेब ने पहले इसे चाचू ही कहा था, जबकि ज़ुमर्द और निशात एड़ी चोटी का ज़ोर लगा चुकी थीं कि वो किसी तरह फुप्पो या फिर मामू कह लें, मगर वो नाकाम रही थीं। भई आपके चाचू बहुत मसरूफ़ आदमी हैं, अजमल साहब ने ज़रा ख़फ़गी से कहा था। अरे क्या बात कर दी तुमने यार? अपने घर वालों के लिए कैसी मसरूफ़ियात और अपने बेटों के लिए तो मैं हमेशा ही फ़ारिग हूँ। वो मोहब्बत से बोले थे तो दोनों नंद भाभी धीरे से मुस्कुरा दी थी। निशात बेगम जाएं, आपका भाई आया हुआ है, खाने का एहतमाम करें भई। जुमर्द बच्चे जाओ तुम भी भाभी की मदद करो। इन्होंने कुछ जरूरी बात करने की गर्ज से इन्हें मंजर से हटाना चाहा था। वो दोनों ही खवातीन उठकर एक तरफ को चल दी थी, जबकि वो बाकायदा तौर पर इनकी जानिब घूमे, जो मरवान से बातें करने में मसरूफ थे। यार कब तक मेरे बच्चों के पीछे पड़े रहोगे? ये बताओ मुझे चाचा कब बना रहे हो? वो जुमानियत और जरा शरारत से बोले थे। ये मेरे भी बेटे हैं, समझे? इन्होंने जरा जताते लहजे में बोला था। भाई मुझे पहले भतीजी ही चाहिए, ताकि मैं इसकी शादी अपने जहांजेब से करके हमारी रिश्तेदारी को मजीद मजबूत बना लूं। इन्होंने हमेशा वाला जुमला बोला था, एक तुम और तुम्हारी बहन दोनों ही अजीब हो। मेरी बच्ची अभी दुनिया में आई है नहीं और तुम लोगों को इसकी शादी की फिक्र पड़ गई है। इन्होंने ज़रा घूर कर कहा, क्योंकि ज़ुमैर कई बार इनसे अपने दिल की ख्वाहिश का इज़हार कर चुकी थी। लेकिन इनका इरादा अपने लाडले भतीजे मरवान को अपना दामाद बनाने का था, जो अपनी फूफी का लाडला और मिज़ाजन भी बिल्कुल हबीब जैसा था। नर्म तबीयत और मिलनसार, जबकि जहांज़ेब अपने बाप पर गया था, ज़िद्दी, जज़्बाती और गर्म दिमाग। हबीब, तुम आजकल किस केस पर लड़ रहे हो? वो लॉन में मौजूद थे। किसका? इन्होंने नासमझी से दोस्त को देखा। यार अभी जिसका केस लड़ रहे हो, रहमानी के मर्डर केस का। इस केस से दूर रहो, वो अच्छे लोग नहीं हैं। इन्होंने समझाने की नाकाम कोशिश की थी। ओह कम ऑन यार, अब इनसे क्या लेना? ये सब मेरी जॉब का हिस्सा है। इन्होंने बात हवा में उड़ाई थी। सो तो है मेरे भाई, मगर फिर भी ख्याल रखा करो, ये खतरनाक लोग हैं। इन्होंने पावर कराते लहजे में तंबीह की थी। खैर तुम बताओ सियासत के क्या हालात चल रहे हैं?
इस इलेक्शन में तुम्हारा क्या ओहदा होगा? इन्होंने बात घुमा दी थी। हा 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 हा, अभी जो मुझे ओहदा चाहिए इसके लिए बहुत मेहनत करनी है, बहुत से पापड़ बेलने पड़ेंगे। अभी तो बस खाना पूरी नाम की सियासत खेल रहा हूँ। वो दोस्त की बात सुन हौले से मुस्कुरा दिए थे। चलो आओ, चेस खेलते हैं। अरसा हुआ हमने कोई बाजी नहीं लगाई। बातें करते करते वो दोनों ही वहां से निकल आए थे। हबीब, वो दोनों घर वापसी के रास्ते की जानिब गामसन थे जब जुमर ने इन्हें हौले से पुकारा था। जी जानम। वो मूड में थे, मगर वो संजीदा दिखाई दे रही थी। भाई साहब क्या कह रहे थे? हबीब ने बाकायदा चेहरे का रुख मोड़कर अपनी बीवी की परेशान सूरत देखी थी। क्या कह रहे थे? आप आजकल किसका केस लड़ रहे हैं? भाई साहब कह रहे थे वो खतरनाक लोग हैं, आप इनसे दूर रहें। हबीब के माथे पर बल पड़ गए थे। क्या अजमल ने तुम्हें ये सब मुझसे कहने को कहा है? नहीं, इन्हें अजमल की ये हरकत एक आंख नहीं भाई थी। नाराज मत हो, वो हमारा भला ही चाहते हैं। जुमर जानती थी कि हबीब को अपनी जॉब से रिलेटेड किसी की आधी बात भी नहीं पसंद थी। जानता हूँ, मगर इसे ये बातें तुमसे करके परेशान नहीं करना चाहिए था। इस बेवकूफ ने निशात को भी फजूल की टेंशन दे दी होगी। वो खफगी से बोले, मैंने और भाभी ने कोई टेंशन नहीं ली है, और आप भी टेंशन ना लें, बस अपना ख्याल रखें। शौहर का मूड खराब होता देख फिलहाल इन्होंने इनका मूड अच्छा करने की गर्ज से नॉर्मल लहजे में कहा था, हबीब साहब आजकल हद से ज़्यादा परेशान रहने लगे थे, जिसकी सबसे बड़ी वजह अदालत में चलते हालिया केसेस थे। सियासत तो थी ही निरी धोखे फ़रेब की दुनिया, मगर इन्हें अजमल से हरगिज़ भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो भी इस तरह गलत कामों में मुलव्वस हो जाएगा। सजा के अभी तक इनका नाम पस पर्दा ही था, मगर वो नहीं चाहते थे कि किसी भी हेरा-फेरी की वजह से इनका भाई जैसा दोस्त या बहन किसी भी मुश्किल का शिकार होते। क्योंकि एक बात तो तय थी कि अगर अजमल किसी मुश्किल में फँसता तो इससे इन सब की लाइफ डिस्टर्ब होती। वो स्टडी में मौजूद केस स्टडी करते गहरी सोच में डूबे हुए थे। जब ही खटके की आवाज़ पर वो चौंके, निगाहें उठाकर सामने देखा तो वो हौले से मुस्कुरा दिए। जहाँ आँखों में नींद लिए दरवाजे के पास नाराज़ सी खड़ी जुमत इन्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। आपने कहा था कि आप मेरे पास ही हैं। मेरी आँख लगते ही आप यहाँ आ गए। वो खफगी से बोलती पलटने लगी तो वो जल्दी से सब कुछ छोड़कर इनके पास आते अपने हिसार में लिए रूम में आ गए थे। यार आप सो गई थी, फिर मुझे आपकी फिक्र में नींद नहीं आ रही थी। सारी रात जाग कर क्या करता? वो इन्हें अपने हिसार में लिए बैठे थे, और अगर फिर सरहाने बैठकर आपको देखता रहता तो फिर आप ही नाराज़ होती। वो ज़रा शरारती लहजे में बोले थे। जुमैर ने इन्हें घूर कर देखा था। बहुत तेज़ हैं आप। वो झेप मिटाने को इनके सीने में चेहरा चुभा गई थी, जबकि वो कहका लगाते इन्हें अपने हिसार में लिए बेड पर आ बैठे थे, जो तकलीफ के मराहिल से गुजर रही थी, और इनके चलते आजकल मूड स्विंग्स और तबीयत खराबी के बायस वो अपना ज़्यादातर वक्त घर में ही गुजारते थे। बाबा, ये प्रिटी डॉल हमारी सिस्टर है ना? कुछ देर कबल ही जुमर ने एक प्यारी सी गोल गुतनी सी बच्ची को जन्म दिया था, जिसे 6 साला जानजे बामुश्किल गोद में लिए खड़ा लहजे में मोहब्बत से गोया हुआ था, जबकि मरवान भाई के सामने अपना कद छोटा होने की वजह से उचक उचक कर इसे देखने में कौशा था। सभी इसकी जद्दोजहद पर मुस्कुरा दिए थे। जी मेरी जान, ये आप दोनों की छोटी सी सिस्टर है। निशात बेगम ने मुस्कुरा कर कहा था। जुमरत को रूम में शिफ्ट कर दिया गया था, जबकि वो लोग अभी बाहर ही खड़े थे। नो बाबा, फुप्पो ने कहा था ये वाली डॉल सिर्फ मेरी है, भाई को आप और मामा दूसरी ला दें। वो इस कदर अचानक बोला था कि निशात भाई के सामने शर्मिंदा होकर रह गई थी, जबकि अजमल साहब का कहका बेसाख्ता था। हबीब साहब ने बहन का हफ़्फ़त से सख्त पड़ता चेहरा देख अपने खबीस दोस्त को घूर कर देखा था। जो हुक्म मेरे शेर बेटे का। निशात की नाराज़ नज़रें खुद पर मरकूज़ देख वो शरारत से बाज नहीं आए थे, जबकि नर्स की इजाज़त पर वो अपनी बेटी को गोद में उठाए वार्ड की जानिब बढ़े थे, जहाँ इनकी दुनिया, इनकी बीवी, इनकी मुंतज़िर थी। शुक्रिया मेरी जान, मुझे ज़िंदगी का इतना अनमोल तोहफ़ा देने के लिए। वो बेटी को गोद में लिए जुमैद के नज़दीक आकर पेशानी पर होंठ रखते मोहब्बत से गोया हुए थे, जो नकाहत और कमज़ोरी के बायस धीरे से आँखें खोलती एक बार फिर आँखें मूंद गई थी, जबकि वो अपनी बेटी को प्यार करने में मसरूफ़ थे। फूफो, देखें ये कितनी रूड है। मैं प्यार कर रहा हूँ और ये मुझे नखरे दिखा रही है। 4.5 साला मरवान अपनी फूफी के पास 10 माह की आयरा को गोद में लिए बैठा जरा नाराजगी से बोला था। मरवान मेरा गुड्डा, वो भी बहुत छोटी है ना,
तुम्हारे प्यार करने से वो घबरा रही है। जुमर ने इसे समझाने की नाकाम सी कोशिश की थी, जो इसके छोटे गुलाबी हाथ पाँवों को बार-बार चूम रहा था। ये भैया की तरह बहुत रूड है। आपने कहा था मेरी डॉल है तो इसे मेरी तरह होना चाहिए था ना, सॉफ्टी सा। वो ज़रा फ़ख्र से गर्दन अकड़ा कर बोला था, आजकल इसकी यही रूटीन थी। वो स्कूल के फ़ौरन बाद ड्राइवर के साथ इलाही हाउस आ जाता था और ज़ुमत के अकेला होने के ख़्याल से निशात और अजमल की तरफ से भी इसे खुली छूट मिली हुई थी। मगर आयरा साहिबा 3 दिन के मिज़ाज हर वक़्त सवा-नेज़े पर रहते थे। भई अब जब ये बड़ी हो जाएगी तो आप इसको अपनी तरह बना लीजिएगा, सॉफ्ट नेचर का। ज़ुमर ने मोहब्बत से इसके फूले-फूले गाल चूम लिए थे। ओके, चलो गुड़िया हम खेलते हैं। वो इसके लाड उठाने में मगन हो गया था, जबकि ज़ुमर इन्हें मुस्कुराकर देखती हबीब साहब की कॉल की जानिब मुतवज्जा हुई थी, जो बिज़ी रूटीन में भी अपनी बेगम का हाल-अहवाल दरियाफ़्त करना हरगिज़ नहीं भूलते थे। वक़्त हवा की रफ़्तार से तेज़ी से गुज़रता चला जा रहा था। असफल साहब का सियासत की दुनिया में एक नाम और मर्तबा बन चुका था। आजकल वो सूबे में बतौर वज़ीर आला अपनी ख़िदमत फ़राहम कर रहे थे। जहाँ से भाई स्कूल पास करने के बाद हायर स्टडीज़ के लिए इंग्लैंड चला गया था, मरवान मैट्रिक के पेपर्स दे रहा था। आयरा सेकेंडरी की स्टूडेंट थी। वो पेपर्स में मसरूफ़ होने की वजह से बहुत दिनों से आयरा से नहीं मिल सका था, जो आजकल इसकी कॉल भी रिसीव नहीं कर रही थी। यही वजह थी कल आखिरी पेपर होने के बावजूद वो आज इलाही हाउस में मौजूद था। आयरा वो इसे ढूँढता हुआ इसके रूम में आया था, गोद में लैपटॉप लिए बैठी। वो मरवान को देख चहकी, "मरवान जल्दी से यहाँ आओ, देखो मैंने क्या ढूँढा।" वो ट्राउज़र शर्ट में मलबूस बेड पर पैर पसार कर बैठी पुरजोर दिखाई दे रही थी। 15 साला मरवान के लंबे चौड़े कद के सामने वो बिल्कुल छोटी-सी बच्ची लगती थी। "क्या ढूँढ लिया मिस आफ़त ने?" वो शरारत से बोलता इसके साथ बैठा। इसने घूर कर मरवान को देखा। "मुझसे पंगे ना करो, बाबा से शिकायत लगा दूँगी तुम्हारी।" इसने हमेशा वाली धमकी दी थी। मरवान ने मुस्कुराहट दबाई। "ओह! बेबी आयरा मुझसे फ़ाइट नहीं कर सकती। वीक आयरा।" वो इसे चिढ़ा रहा था जबकि वो मज़े से लैपटॉप की पैड पर उँगलियाँ फेरती बड़ी दिलचस्पी से पैड पर उँगलियाँ फेर रही थी। ये देखो, इसने एक बार इंग्लिश हॉरर मूवी का सीन चलाया था, जबकि मरवान ने कुछ तासुरात से इसकी जानिब देखा था जो मुस्कुराहट दबा रही थी। ओह! मरवान, छोटू बेबी को डर लग रहा है। मरवान को बचपन में हॉरर मूवीज़ देखने से डर लगता था और आयरा को बचपन से इसकी ये कमज़ोरी हाथ लगी थी। वो इसे चिढ़ाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे सकती थी। सुधर जाओ तुम। अब मैं कोई छोटू-सा मरवान नहीं हूँ जो तुम जंगली बिल्ली मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। वो घूर कर बोलता मुँह बसोर कर जगह छोड़ने लगा था तो वो खिलखिलाई। अच्छा देखो तो सही, इस शख्स का मेकअप कितना अच्छा किया गया है, बिल्कुल रियल जिन लग रहा है। इसका कंधा पकड़कर ज़बरदस्ती बिठाती वो शरारत से बोली जो हूस नज़रें इधर-उधर घुमा रहा था। ये हकीकत थी कि वह अभी भी हॉरर मूवीज़ देखने से झिझकता था। तुम बिल्कुल चुड़ैल हो, वो इसे घूर कर बोला तो वो खिलखिलाई जबकि सीन एकदम तब्दील हुआ था और अब सटपटाने की बारी आए रखी थी। ओह! ये अंग्रेज़ कितने बेशर्म होते हैं। स्क्रीन पर उभरता बेबाक सा सीन देख इसने झट लैपटॉप प्लेट गिरा दी थी, जबकि मरवान ने मुस्कुराहट ज़ब्त करते ऐसा तासुर पेश किया था, गोया कुछ देखना ही ना हो। तुम मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही थी? इसके सवाल पर इसने मुँह बसोर कर घुंघराले बालों की एक शरीर सी लट उँगली पर लपेटी। तुम्हें नहीं मालूम? वो खबकी से बोलती मुँह बसोर कर बैठ गई थी। कम ऑन आयरा, बिस्मिल जस्ट मेरी फ्रेंड है। वो जानता था कि वो इसका बात करना इसे एक आँख नहीं भाता था। तो फिर मैं कौन हूँ? इसने घूरा। यार तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, माय डॉल। इसके बालों में हाथ फेर कर इसे बहलाने की कोशिश की इसने घूरा। मैं कोई डॉल नहीं हूँ। डोंट कॉल मी अ डॉल। बाबा कहते हैं मैं इनका बहादुर बेटा हूँ। इसने जानकर तस्हीक की तो मरवान ने डरने वाला तासुर दिया था। अच्छा, अब नाराज़ तो नहीं हो? इसने पूछा। अभी भी नाराज़ हूँ जब तक तुम इस चुड़ैल से बात करना नहीं छोड़ोगे मैं बात नहीं करूँगी। वो खफकी से बोलती बेड से उतर गई थी। फुप्पो कहाँ हैं? वो कंधे उचकाता नाराज़ सी आयरा के ताक़ुब में जाता सवालिया लबो लहजे में बोला, मामा किचन में हैं शायद, आ जाओ हम भी वहीं चलते हैं। वो नरमी से बोलती साथ ही बाहर आई थी। फुप्पो कैसी हैं आप? वो अकाब से इन पर अपना हिसार कायम कर गया, जो हबीब साहब की मोहब्बत के बाइस दिन-ब-दिन खूबसूरत होती जा रही थी। फुप्पो की जान तुम कब आए? इन्होंने झट भतीजे का माथा चूमा। बस अभी आयरा काउंटर के पास हाई चेयर पर बैठ गई थी। अच्छा आयरा ने तंग तो नहीं किया? वो अपनी शरारती बेटी की तबीयत से खूब वाकिफ थी, जो हबीब के साथ-साथ निशात, अजमल और जहांज़ेब की भी लाडली थी।
और मरवान और इसका तो किस्सा ही अलग था। वो दोनों लड़ते भी इंतहा के थे और दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा भी मुमकिन नहीं था। हाँ, चेक कर ले मामा अपने भतीजे का गाल वगैरह, कहीं कोई नींद वींद ना हो रहा हो। वो मुंह बसोर कर बोली तो वो मुस्कुरा कर इसके साथ ही बैठ गया था। फुप्पो, आपने नोटिस किया, ये जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है मजीद रूड होती जा रही है, जबकि आपने कहा था कि जब ये बड़ी हो जाएगी तो मेरी तरह कूल हो जाएगी। इसे जानकर इसकी लट खींच कर छेड़ा था। मामा, देखें ये मुझे तंग कर रहा है। वो आदतन चिढ़ गई थी। मरवान, इस बार इन्होंने भतीजे को तंबी की, जो हंसता हुआ आयरा के कान पकड़कर सॉरी करने लगा। मैं किसी दिन शूट कर दूंगी इसको, वो बरहमी से बोली थी। आयरा, मजाक कर रहा है वो, हर वक्त ओवर न हुआ करो। इन्होंने बेटी को घूरा जो मुंह बसोड़ गई थी। भाई बेगम, आप हर वक्त मेरी बेटी को डांटती क्यों रहती हैं? जब ये हबीब की आवाज पर वो दौड़ कर इनके गले लगी थी। बाबा, सिर्फ आप ही तो मुझसे प्यार करते हैं। वो इनके गले लगते हुए लाड से बोली तो मरवान और जुमर ने मुस्कुराहट दबाई थी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वो आदतन अभी भी अंकल ही कॉल करता था। शेर, तुम मुझे जहांजेब की तरह चाचू क्यों नहीं कहते, या फिर मामू? इन्होंने इसे सीने से लगाते हमेशा वाला शिकवा किया, जो देखते ही देखते इनके कद बराबर हो गया था। चाचू तो आप भाई के हैं ना, और मामू लफ्ज़ आपकी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी पर सूट नहीं करता। इसने हमेशा वाला जवाब पेश किया था। तो फूफा बोल लो ना, जुमर ने ठहोका दिया था। मेरे इतने ग्रेसफुल से अंकल आपको कहाँ से फूफा और मामू लगते हैं? मेहरबान ने मस्का लगाते कहा। हबीब का कहका बेसाख्ता था। साहबजादे, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? आयरा गुड़िया मुझे मामू कहती है तो क्या मैं मामू लगता हूँ? पीछे से आते निशात और अजमल इनकी गुफ्तगू सुन चुके थे। मामी? आयरा भाग कर अपनी मामी प्लस पुप्पी के गले से लग गई थी। बस मेरी बेटी कहती है तो कुछ तो सच्चाई होगी ना। अजमल आयरा को प्यार करते अब बहन से मिल रहे थे, जो खिल सी गई थी। तभी हबीब साहब ने बहन को सीने से लगाते टहोका दिया था। चलो कोई नहीं, अपनी बेटी के लिए मैं मामू भी बन जाऊंगा, वो मोहब्बत भरे लहजे में बोले। जबकि अब आयरा और मरवान वहां से निकल आए थे और साथ ही वो चारों बड़े ही डाइनिंग रूम में आकर इकट्ठे बैठ गए थे। जहांजेब भाई, वो 18 साला जहांजेब ही था, जो देखने में एक कड़ियल नौजवान जैसा दिखाई दे रहा था। बाहर की आबो हवा में इसकी शख्सियत में वाज़े निखार आया था। लैपटॉप स्क्रीन पर उभरता चेहरा देख वो चहक कर इसे पुकारने लगी। जी गुड़िया, इसके लहजे में बेपनाह मोहब्बत थी। भाई, आप वापस कब आएंगे? वो इसका इकलौता भाई था जो पढ़ने की गर्ज से इतनी दूर चला गया था। मैं तो इतनी जल्दी नहीं वापस आने वाला, बट तुम्हें मैट्रिक के बाद पढ़ने के लिए मेरे पास आना है, ओके? इसने हमेशा वाली बात की थी। ज़रूर, वैसे भी मैंने और मरवान ने डिसाइड किया है कि हम बाबा की तरह लॉ ही पढ़ेंगे और हम दोनों भी आपकी तरह बाहर से ही पढ़ेंगे। वो हमेशा की तरह पटर-पटर शुरू हो चुकी थी, जबकि साथ बैठा मरवान सिर्फ इसकी बातों पर मुस्कुरा रहा था। मरवान, क्या तुम वाक़ई सीरियस हो? जहांज़ेब को ज़रा खटका हुआ, क्योंकि वो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ले रहा था, क्योंकि अजमल साहब अपने दोनों बेटों को ही सियासत में लाना चाहते थे। भाई, ये बेवकूफ़ है, आप इसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान न दें। मरवान ने हँसकर कहा तो इसने पलटकर मरवान को घूरा। मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगी मरवान। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम सेम सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वो भी सेम यूनी में। इसने झट मुँह बसोर कर याद दहानी कराई। आयरा गुड़िया, यूँ ज़िद नहीं करते। आप अगर अपने बाबा की तरह लॉ पढ़ना चाहती हो तो ज़रूर पढ़ो, मगर मरवान को फ़ोर्स नहीं करोगी, अपनी मर्ज़ी की फ़ील्ड चूज़ करेगा। जहांज़ेब जानता था कि वो बचपन से ही आयरा से किस कदर अटैच था, वो चाहकर भी इसे इनकार नहीं करेगा। डोंट वरी भाई, मैं किसी की मर्ज़ी पर नहीं चलता, जो मेरा दिल कहेगा मैं वही पढ़ूँगा। और ये मेरी छोटी-सी बेस्ट फ्रेंड की बातों को ज़्यादा आप दिल पर ना लिया करें। अब वो तीनों ही इधर-उधर की बातों में मगन हो गए थे। आज मैं यहाँ ख़ास मकसद के तहत आया हूँ। वो दोनों दोस्त अलग-थलग को बैठे बातों में मगन थे। क्या मकसद? हबीब ने नासमझी से इनकी जानिब देखा था। तुम लागारी के केस में क्यों हाथ डाल रहे हो? वो पहले ही एक बहुत बड़े घपले और कत्ल में मुलव्विस था, और हालिया एक उभरती हुई मॉडल का रेप और फिर कत्ल। और आजकल हबीब इनके केस में ज़्यादा ही इंटरफेयर कर रहे थे। पहले अजमल किसी भी किस्म का सबूत हबीब के हाथ लगने से कभी ऊपर ही ऊपर हबीब का पता साफ कर दिया करते थे, मगर अब मामलात हाथ से निकलते महसूस हुए थे। क्या मतलब है प्यार? मेरे पास केस आया, मैंने ले लिया, इन्होंने आराम से लहजे में कहा था। वो तो ठीक है, मगर तुम जानते हो ना कि इर्द शेर लागारी
कैरेक्टर वाइज़ एक अच्छा इंसान नहीं, और आजकल तुम जिस तरह के केसेस में इंटरेस्ट ले रहे हो, वो सरासर हेरा-फेरी का केस है। वो लड़की कोई रेप विक्टिम नहीं है, बल्कि वो किसी साजिश का हिस्सा है। मैं सुबह से लेकर शाम तक इसी बोसीदा सिस्टम का हिस्सा हूँ। सबके असल चेहरों से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ यार, तो दूर रह इन लोगों से। इन्होंने दोस्त की मोहब्बत में कहा था, मेरे भाई मुझे कुछ नहीं हो रहा और तू है ना मेरे साथ। हबीब ने हमेशा की तरह मामला टालना चाहा। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मैं बस इतना कह रहा हूँ, ये केस छोड़ दो। इस बार इन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा था, अभी मैंने इस केस को प्रॉपर स्टडी नहीं किया था। अगर मुझे लगा कि ये सब प्री प्लान और हेरा-फेरी का केस है, तो मैं खुद छोड़ दूँगा, बिकॉज़ आई नो कि मैं अकेला इस सिस्टम के खिलाफ नहीं लड़ सकता। वो भी तब जब इनकी जड़ें इस कदर मज़बूत हैं। मगर हाँ, अगर मुझे वो बच्ची मासूम लगी तो फिर मैं इर्द-छेड़ लगाड़ी को ज़रूर सज़ा दिलवाऊँगा। बल्कि आज मेरा मशवरा तुम्हारे लिए है मेरे भाई, तुम दूर रहो इन 2 नंबर लोगों से। सियासत अपनी जगह, मगर फिर भी ज़रा फ़ासला बरकरार रखो। इन्होंने तंबी की तो अजमल साहब एक गहरी सांस भरकर रह गए थे। तुम फिक्र ना करो यार, सब ठीक है। वो इन्हें बहलाने की गर्ज से गोया हुआ था। जानता हूँ, मगर मैं नहीं चाहता कि तुम पर या बच्चों पर कोई भी आँच आए। वो मुतफक्कर नजर आ रहे थे। ऐसा नहीं होगा, तुम बस अपना ख्याल रखो। वो मुतवाज़िन लहजे में गोया हुए तो हबीब साहब ने पुरसोच निगाहों से इनकी जानिब देखा था। मरवान का एडमिशन कॉलेज में हो गया था, जबकि आयरा भी अब 9th के एग्जाम दे रही थी। अजमल साहब सियासत के सियाह सफेद में इतना डूबे थे कि अब इन्हें किसी चीज की परवाह ही नहीं रही थी। अजमल साहब, अब आप क्या करने जा रहे हैं? प्लीज मुझे कुछ बताएंगे भी। निशात परेशान सी करीब आई, जो आज 2 माह बाद गैर मुल्की दौरे से वापस आए थे। अब इनका ज्यादातर वक्त घर बच्चों से दूर ही गुजरता था। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या करने जा रहा हूँ? इस बार इन्होंने ज़रा तेज़ निगाहों से बीवी की जानिब देखा था, जो आजकल इनके काम में हद से ज़्यादा मुदाखलत कर रही थी। आप ये सब क्या कर रहे हैं अजमल साहब? कुछ दिन पहले तक आपका नाम एक मॉडल के साथ बदनाम किया जा रहा था, और अब मिनी लाडनिंग में मुलव्वस। ये सब क्या है? वो हद से ज़्यादा परेशान थी। कुछ नहीं है यार, ऐसे ही फेक न्यूज़ है ये सब। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? निशात को आंखों में आंसू लिए खड़ा देख वो जरा ठंडे होते उठकर नजदीक आए, जो रेसिंग के पास खड़ी थी। इस बात को छोड़ दें, मगर ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस, इनकी सुई वहीं अटकी हुई थी। यार, तुम ये हबीब की बातों को ज़्यादा सर पर ना सवार किया करो। ये सियासत है, और सियासत में थोड़ा बहुत सिया-सफ़ेद करना ही पड़ता है। अगर मैं ज़रूरत से ज़्यादा नेक बनने की कोशिश करूँगा ना, तो मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। उल्टा जान से अलग जाऊँगा। इन्होंने हर बार की तरह इन्हें कायल करना चाहा। तो सियासत ज़रूरी तो नहीं है अजमल, हमारा अपना बिज़नेस है, हम वही रन करते हैं। आप ये सब बुरे काम छोड़ दें, मुझे डर लगता है, अगर आपको कुछ हो गया तो। अजमल साहब को मिलने वाली कत्ल की धमकियाँ इनकी नज़रों से हरगिज़ भी मख्फ़ी नहीं थीं। फिर वही बात, यार ये तुम औरतें एक चीज़ के पीछे क्यों मर जाती हो? कुछ नहीं हो रहा मुझे, नहीं मर रहा मैं, और अगर मर भी गया ना, तो 2 जवान बेटे हैं मेरे और करोड़ों की जायदाद। मेरे बाद भी ऐशो-इशरत की ज़िंदगी गुज़ार सकती हो तुम। वो झुँझला कर सख्त लहजे में गुर्राए थे। निशात ने ताज्जुबी निगाहों से शौहर को देखा था, और फिर मज़ीद बहस का इरादा तर्क कर 3 रूम से निकलने लगी थी। अब कहाँ जा रही हो? इन्होंने सवालिया नज़रों से इनकी पुश्त को देखा था। अपने बेटे के पास। अगर आपको यही लगता है कि आप जो कुछ हमारे लिए कर चुके हैं वो बहुत है, तो फिर ठीक है, आपकी जो मर्ज़ी आए वो करें। वो तेज़ लहजे में बोलती रूम से निकल गई थी, जबकि अब अजमल को भी अपने सख्त लफ्ज़ों का एहसास हुआ था। अजमल साहब इनकी नाराज़गी और खामोशी को किसी भी खातिर में लाए बगैर अपनी साबका सरगर्मियों में मसरूफ़ हो गए थे, जिनमें मेन करप्शन और दीगर जराइम पेशा काम शामिल थे। और अब सियासत के जिस दलदल में उतर गए थे, वहाँ हमाम में ही सभी बेलिबास थे, तो ऐसा कैसा मुमकिन था कि उजले लिबास वाला किसी को भी बर्दाश्त होता? सो जो इस दलदल में उतरता, वो इसी जैसा हो जाता है। हबीब जब लॉ फर्म से वापस आए, तो वो हद से ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। ज़ुमर इन्हें परेशान देखकर खुद भी परेशान हो गई थी। हबीब, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आप इतने परेशान क्यों हैं? वो पिछले कई घंटों से स्टडी में बंद थे और बस खामोशी से किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रहे थे। ज़ुमर, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो पिछले 1 साल से लगारी के खिलाफ रेप का केस लड़ रहे थे, और अदालत में बस तारीख पर तारीख मिल रही थी। अल्लाह ना करे, हुआ क्या है? वो हौल कर रह गई। अजमल, हमारा अजमल नहीं रहा। इनके लहजे में ताज्जुब दर आया था।
क्या क्या हुआ भाई को? हबीब सब ठीक तो है ना? वो हौल कर रह गई। एक तरफ शौहर तो दूसरी तरफ जानिब भाई। वो दोनों ख़वातीन कैसे ना परेशान होती। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, मगर मुझे लगता है इनकी हरकतों की वजह से हमारे रिश्तों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। वो अपनी पेशानी थामे बैठे थे। हबीब पहेलियाँ क्यों बुझवा रहे हैं? साफ-साफ लफ्ज़ों में बताएँ ना, फिर परेशानी क्या है? वो इनका हाथ थाम गईं। सियासत की दुनिया एक अच्छी दुनिया नहीं है। ये तो तुम भी जानती हो, मगर अपने मकासद के लिए किसी का कत्ल कराना या फिर बुरे लोगों के साथ मुलविस होना भी इतना ही खतरनाक है, जितना कि खुद को गलत काम करना। बीवी के सामने इन्होंने नाप-तोल कर लफ्ज़ों का चुनाव किया था। क्या मतलब है इस बात का? क्या भाई ने किसी का कत्ल किया है? इनकी आँखें हैरत की ज़्यादती से फटी की फटी रह गई थीं। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मगर वो जिन लोगों के दस्त-ए-शफ़क़त में फल-फूल रहा है, इन लोगों के नज़दीक ऐसे काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर तुम जानती हो कि इंसान बुराई में रहे तो बुरा हो ही जाता है। आज इसके हाथ साफ़ हैं, मगर अगले चंद सालों में भी इसके हाथ साफ़ ही रहें भला, इस बात की क्या गारंटी है? तो फिर आप भाई को समझाते क्यों नहीं हैं? वो अब हमारी समझता ही कब है? पता नहीं क्या हो गया है इसको, शोहरत और दौलत का ऐसा नशा चढ़ा है कि वो ये तक भूल चुका है कि 2 जवान बेटे हैं इसके, किसी ने ज़ाती दुश्मनी में किसी एक को नुकसान पहुँचा दिया तो अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं हबीब साहब? इनका हाथ सीने पर गया था। ज़ुमर मेरी बात सुनो, अब वो मेरी किसी बात को खातिर में नहीं लाता। वैसे भी हमारा रिश्ता अब साले-बहनोई वाला ज़्यादा हो गया है। निशात भी समझा-समझा कर थक चुकी है, मगर वो नहीं मानता। तुम बहन हो, तुम बात करके देखो, शायद तुम्हारी बात मान जाए। ज़ुबैर लब चबा रही थी। मैं क्या बात करूँ भाई से हबीब? सियासत इनका शौक है और बाबा के ज़माने से ही वो ये सब कर रहे हैं। वो पीछे तो हरगिज़ नहीं हटेंगे। इन्होंने परेशानी का इज़हार किया। मेरे कहने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि वो आजकल गर्देज़ी और लागारी के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। अगर इस रेप केस में मुझे अजमल की तरफ से किसी भी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नज़र आई तो मैं अपने पेशे से दगाबाज़ी नहीं करूँगा। इस बार वो संजीदगी से बोले। ये आप क्या कह रहे हैं हबीब? दूसरों की वजह से हम अपने रिश्ते क्यों खराब करें? शौहर के पुख्ता इरादों से वो खूब वाकिफ़ थीं। वो सिर्फ केस नहीं है ज़ुमर, मेरे लिए आज़माइश है। इस बच्ची का इतनी बुरी तरह से रेप किया गया है कि पोस्टमार्टम भी मुश्किल हो गया था। तुम खुद सोचो अगर अजमल इन्होंने ज़ुमर के तासुरात देखना दानिस्ता लफ्ज़ अधूरे छोड़े। बस कर दे हबीब, माना कि भाई के मिजाज में बहुत सी तब्दीलियाँ आ गई हैं, मगर वो किरदार के खोटे हरगिज़ नहीं हैं, ना ही वो किसी की बहन-बेटी की इज़्ज़त पर हाथ डाल सकते हैं। और आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? कुछ तो ख़याल करें, वो सिर्फ़ मेरे भाई नहीं बल्कि आपकी बहन के शौहर और बच्चों के बाप भी हैं। ज़ुमर झट भाई के दिफ़ा में बोली थी। अजमल के किरदार पर मुझे शक नहीं, मैंने यूँ ही अपनी बहन इसे नहीं दे दी थी। अगर वो नज़र का ख़राब होता तो आज ना तो तुम यूँ मेरे रूबरू बैठी होती और ना ही निशात तुम्हारे भतीजों की माँ होती। बीवी की बेजा हिमायत पर इन्होंने जताते लहजे में कहा था। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि इसकी बाकी की सरगर्मियाँ ठीक नहीं हैं। अच्छा, मैं बात करूँगी भाई से। आप परेशान ना हों और प्लीज़ हबीब दूसरों की वजह से हमारा सुकून गारत ना करें। भाई अगर कुछ गलत कर भी रहे हैं तो वो खुद सँभाल भी लेंगे। यहाँ कोई भी दूध का धुला नहीं है और आप नहीं जानते बाबा कहते थे कि सबके साथ चलने के लिए थोड़ा बहुत झूठ-सच तो करना ही पड़ता है। क्या वकील झूठ नहीं बोलते? केस जीतने के लिए ज़ोर आज़माई नहीं करते। सब कुछ करते हैं। इस मुल्क में इतना अच्छा साफ-सुथरा कानून नहीं है कि हर जगह बंदा अपनी अच्छाई से जीत जाए। मगर हर कोई आपकी तरह नहीं होता जो अपने ही घर वालों की गलतियों के पीछे पड़ जाए। अगर भाई ने कुछ गलत कर भी दिया है तो बजाय आप इनके ऐब पर पर्दा डालने के मज़ीद चाक कर रहे हैं। वो बोलने पर आईं तो बोलती ही चली गईं। हबीब ने ताज्जुब के अंदाज़ में अपनी बीवी को देखा था। इसकी परवरिश जिस माहौल में हुई थी इसकी सोच का ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ, बड़ी बात तब होती जब वो अपने बाप और भाई से उलट होती, मगर हकीकतन ऐसा कम ही होता है। आयरा को सुबह जल्दी उठा देना और इससे कहो मेरे साथ कॉलेज चले, इसका एडमिशन कराना है। वो गुफ्तगू समेट गए। जुमैद को एहसास हुआ वो शौहर को नाराज़ कर चुकी हैं, क्योंकि वो जिस कदर उसूल के पक्के थे, ये बात इनसे हरगिज़ भी ढकी-छुपी नहीं थी। वो सिर्फ़ बीवी का लिहाज़ कर गए थे, वरना ये बात कोई और करता तो वो शायद इसकी तबीयत हैरान कर चुके होते। क्यों आप सुबह फॉर्म नहीं जाएँगे? और आपको जाने की क्या ज़रूरत है? मरवान कह रहा था वो अपने साथ ले जाएगा आयरा को। आप कहते हैं तो मैं भी साथ चली जाती हूँ। इन्होंने मशकूक नज़रों से कहा था, आयरा मेरी बेटी है सुमन और प्लीज़ तुम आयरा और मरवान के दिमाग में फ़ज़ूल बातें ना डाला करो। वो बच्चे हैं अभी। वैसे भी जिस तरह के हालात हैं, मुझे नहीं लगता हमारे दरमियान पहले जैसी मोहब्बतें बरकरार रहेंगी। ज़ुमर ने नाचमझी से इनकी जानिब देखा। क्या मतलब है इस बात का? इन्हें अब गुस्सा आया था।
यही कि तुम इन दोनों बच्चों के दिमाग में ये खन्नास भरना बंद कर दो कि बड़े होकर हम इनकी शादी कर देंगे। वो दाँत पीस कर बोले थे। ज़ुमर ने हैरानगी से शौहर को देखा था, जो आज पहली बार इस कदर गुस्से से मुखातिब हुए थे। आपको क्या हो गया है अभी? मेरे भाई का बेटा है और वैसे भी ये बात बचपन से तय है। मेरी आयरा की शादी मेहरबान से होगी। आखिर बुराई क्या है इस बच्चे में? और वो सिर्फ मेरे भाई का नहीं, आपकी बहन का भी बेटा है। अगर निशात भाभी को आपके ख़यालात के बारे में पता लगा तो इन्हें कितना दुःख होगा। वो जगह छोड़कर करीब हो गई थी। भाई, भाई, भाई! प्लीज़ चुप कर जाएँ ज़ुमर। मुझे ये शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। आप हर जगह पर इस दोहरे रिश्ते को मोहरा बनाकर ब्लैकमेलिंग शुरू कर देती हैं। अगर मैं आपकी हर बात को नज़रअंदाज कर देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके ऊँचे नाम वाले भाई से डरता हूँ या अपनी बहन की वजह से घबराता हूँ। मोहब्बत करता हूँ आपसे, सिर्फ़ आपकी खातिर सब बर्दाश्त कर जाता हूँ। मगर ज़ुमर यार, आपने तो मेरी कमज़ोरी को मेरी सज़ा ही बना दिया है। वो सख्त लहज़े में बोलते स्टडी से बाहर निकल गए थे। ज़ुमर बेशक एक अच्छी लड़की थी, जिन्हें हबीब साहब पहली ही नज़र में दिल दे बैठे थे। मगर दरहकीकत वो एक ऊँचे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले बाप और भाई की लाडली बेटी थी, जिसकी तबीयत में ना सुनने की आदत नहीं थी, ना ही वो अपने आगे किसी की बात को कुछ ख़ास गर्दानती थी। जबकि हबीब साहब तो इनकी हर अदा से ही मोहब्बत की थी। बेशक वो एक बेहतरीन बीवी और अच्छी माँ साबित हुई थी, मगर इनके मिज़ाज का ज़िद्दीपन और नाखून कायम थी, जिस पर हबीब ने हमेशा ही कॉम्प्रोमाइज़ किया था। ज़ुमर बेगम की दिन-ब-दिन बढ़ती हठधर्मी अब इनके रिश्ते में दरार पैदा करने का बाइस बन रही थी। हबीब साहब गुस्से से जा चुके थे, जबकि पीछे खामोश बैठी जुमैर कितने ही लम्हे हबीब के लफ्ज़ों में पनपती सख्ती महसूस कर सोचती रह गई थी, आखिर इस रिश्ते को चलाने में इनसे कहाँ कमी रह गई थी। हबीब को लगने लगा था कि वो अपने ऊँचे नाम और ख़ानदान पर ज़्यादा ही भूल रही हैं। मरवान से इनका लगाव फ़ितरी था, इन्हें वो बिल्कुल हबीब का अक्स लगता था, नर्म मिज़ाज और मिलनसार। अपनी बेटी के लिए वो इन्हें बेहतरीन चॉइस लगता था। इन्हें यकीन था कि वो इनकी बेटी को इतना ही खुश रखेगा जितना आयरा का बाप इन्हें रखता था। वगरना भतीजा तो इनका जहाँ जेब भी था। बाबा, आप मेरे साथ कॉलेज जाएंगे? सिया रंग पैंट कोट में मलबूस हबीब साहब और आयरा नाश्ते की मेज पर मौजूद थे, जबकि जुमर खामोश थी। हाँ जी बेटा जी, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि आपकी मामा भी। इन्होंने जुमर की खामोशी महसूस कर फौरन ही प्रोग्राम तरतीब दिया था। इन्हें एहसास था कल रात परेशानी में वो कुछ ज़्यादा ही बोल गए थे। मैं कहीं नहीं जा रही आयरा, तुम अपने बाप के साथ ही चले जाओ। वैसे भी वो तुम्हारे लिए जो करेंगे वो बेहतरीन ही होगा, भला मेरी क्या ज़रूरत? इनका तल्ख़ लहज़ा जाता हुआ था। 15 साला आयरा ने चौंक कर माँ को देखा था, जो रोज़ की बानिस्बत मुस्कुरा नहीं रही थी। क्यों मामा, आप भी चलें ना साथ? वैसे भी मरवान भी साथ आ रहा है, इसने फ़ौरी बताया था। हबीब साहब की निगाहें खामोशी से नाश्ता करती जुमर पर ही टिकी थी, जो होंश लापरवाही दिखा रही थी। कोई ज़रूरत नहीं है मरवान को साथ ले जाने की, और हर वक़्त मरवान की रट ना लगाया करो, अपने काम खुद करना सीखो। वो इस बार डपट कर बोली तो आयरा का चेहरा बुझ सा गया, जबकि हबीब साहब ने इशारे से इसे तहम्मुल रखने का कहा। क्या हो गया है ज़ुमर बेगम? आप सुबह-सुबह क्यों डाँट रही हैं मेरी बेटी को? अपनी बेटी का उदास चेहरा देख अब हबीब ने मुदाखलत ज़रूरी समझी, जो इनकी बात का कोई भी जवाब दिए बगैर ज़ेरे लब बड़बड़ाती मेज़ छोड़ उठ गई थी। बाबा, क्या मम्मा आपसे नाराज़ हैं? रैपर जीन्स के साथ सियाह रंग कुर्ती पहने बैठी आयरा ने घुंघराले बालों को हाफ कैचर में कैद कर रखा था। अपने माँ-बाप के दरमियान की चाव सा महसूस करके सवालिया बोली। हबीब साहब ने कंधे उचकाते उदास सी सूरत बनाई थी। चले मेरे प्यारे से बाबा जान, आप उदास ना हो। हम वापस आकर मम्मा को मना लेंगे। इसने बाप का कंधा थपक कर दिलासा दिया था, तो वो भी हौले से मुस्कुरा दिए। जभी वहाँ 18 साला मरवान की एंट्री हुई थी, जो जीन्स की पैंट पर सियाह लेदर की जैकेट से वेतन किए हमेशा की तरह डैशिंग लग रहा था। जवानी की दहलीज पर कदम रखते इसकी शख्सियत में वाज़ेह निखार आया था। अस्सलामु अलैकुम अंकल। मरवान को देख हबीब के चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई थी। वो इन्हें बेटों की तरह अजीज था। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो भई? आजकल कहाँ गायब रहते हो बरखुरदार? इन्होंने भांजे की पीठ मोहब्बत से थपकी, जो आयरा के साथ ही एक चेयर पर बैठ गया था। जुमैर भी भतीजे की आवाज़ पर वहीं आ गई थी। बस आजकल स्टडीज़ में बिज़ी हूँ मामू। इसे मुस्कुराकर जवाब दिया, साथ ही खड़ा होता जुमैर के गले लगा था। अस्सलाम वालेकुम फूफो, कैसी हैं? हबीब साहब ने बगौर अपनी बीवी को देखा, जिनका चेहरा भतीजे की आमद के बायस खिल सा उठा था। ये शायद बेटे की कमी थी जो मरवान में तलाश करने लगी थी, या फिर वो शुरू से इसमें अपने दामाद को देखती थी। पहली बार हबीब को बेटे की शिद्दत की कमी महसूस हुई थी। मैं ठीक हूँ, नाश्ते में क्या लोगे? कुछ भी नहीं फूफो, बस हमें कॉलेज के लिए निकलना है, आयरा को लेने आया हूँ। इससे घड़ी में वक़्त देखा। इसकी ज़रूरत नहीं है मेरी जान, आयरा अपने बाबा के साथ जा रही है तो अब हबीब ही एडमिशन करवा देंगे। तुम भी कॉलेज चले जाओ, फ़ज़ूल में पढ़ाई का हर्ज होगा। ज़ुमर ने इस तमाम अरसे में एक बार भी हबीब की जानिब नहीं देखा था।
और यही बात इन्हें बुरी तरह खल रही थी। अरे बेगम, क्यों ज़रूरत नहीं है भई? अब मैं बूढ़ा कहाँ धक्के खाता फिरूँगा? मरवान कॉलेज के बारे में सब जानता है। दोनों साथ ही देख लेंगे। वो जल्दी से बोले, ओ कम ऑन एडवोकेट हबीब इलाही, मेरे हैंडसम और डैशिंग डैशिंग से बाबा को बूढ़ा कहकर इनकी इंसल्ट तो ना किया करें। आयरा ज़रा मुँह बनाकर बोली तो हबीब साहब का बुलंद तो वाक़या काबे साख्ता था। तुम ज़रा बातें कम बनाया करो, जल्दी उठो, लेट हो रहा है। तुम्हें घर छोड़कर फिर तुम्हारे बाबा को फर्म भी जाना है। इस बार इन्होंने वक़्त का एहसास कराया था। हाँ जी, जाओ ज़ुमैद, अपनी चादर भी ले आओ, तुम हमारे साथ जा रही हो। घर अकेली रहकर क्या करोगी? मरवान की मौजूदगी के बायस वो जब से गुस्से भरी निगाह इन पर डालती, अपने रूम की जानिब बढ़ी थी। आज दोनों बच्चे बैठो, मैं अभी बस आया। हबीब साहब भी इनके पीछे ही गए थे, जबकि वो दोनों अपनी बातों में मसरूफ़ हो गए थे। वो ड्रेसिंग रूम में आकर कबर्ड से अपना बैग और चादर लेती अभी पलटने को ही थी, जब खुद को हबीब के हिसार में कैद पाया। जानम, नाराज़ हो मुझसे? इनके कंधे पर ठोड़ी टिकाए वो लहजे में हमेशा वाली मोहब्बत समो कर बोले थे। जुमर ने इन्हें नरमी से पीछे करते ही सार से निकलना चाहा। अच्छा ना, सॉरी। रात को टेंशन में कुछ ज़्यादा ही बोल गया था। अब माफ़ कर दो और जल्दी से मूड ठीक करो। तुम जानती हो ना, तुम मुझे उदास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो एक बार फिर इन्हें अपने हिसार में ले चुके थे। आयरा और मरवान बाहर वेट कर रहे हैं। वो उल्टा ही जवाब देकर इनका हिसार तोड़ चुकी थी। माफ़ी नहीं मिलेगी। वो एक बार फिर इन्हें हिसार में कैद कर गए। इन्होंने घूर कर देखा। हबीब, जवान बेटी के बाप हैं आप। अब आपको ये हरकतें ज़ेब नहीं देती। वो सख्त लहजे में बोली थी तो वो हौले से मुस्कुराते इनके रुखसार पर लपक गए। अरे बेगम, आपके लिए तो ये दिल आज भी बच्चा है। जनाब, जुमर्द का चेहरा ऊन सपाट था। अब मुस्कुरा दो ना यार, वरना मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। वो बिला आखिर हथियार डाल गए थे। बस, इन्होंने मस्नूई लब खींचकर मुस्कुराने की कोशिश की थी। ऐसे नहीं असल वाला, जैसे मेरी जुमत मुस्कुराती है। इनका लहजा मोहब्बत से गुदा हुआ था। फिलहाल जुमत को अपनी नाराजगी कायम रखना मुश्किल लगा था। मैं नाराज हूँ आपसे, ये बात याद रखिएगा। वो धीरे से मुस्कुराते जुमत की पेशानी पर लब रखते अपने हिसार में लिए रूम में वापस आए। मैं मना लूंगा, बस तुम्हें पता है ना कि ये जो मेरा कभी कभी का गुस्सा है बहुत गंदा है। कुछ भी बोल देता हूँ। वो जैसे अपनी गलती मान रहे थे। गुस्से में इंसान सच बोलता है। वो जताना नहीं भूली। गुस्से में इंसान पर शैतान गालिब आ जाता है और इस वक्त वो सिर्फ बकवास करता है और मैंने जो भी कहा वो सब बकवास ही थी। इंसान सच सिर्फ तब बोलता है जब इसका दिल और दिमाग बिल्कुल हाजिर होता है। वो बीवी की गलती होने के बावजूद एक बार फिर घुटने टेक गए थे। और तानों के बारे में क्या ख्याल है? वो खुद पर सिया रंग चादर डालती हैं, आईब्रो झुका कर बोली थी तो इन्होंने एक बार फिर सॉरी किया। कल रात आपने मेरा बहुत दिल दुखाया अभी। मैंने तो कभी हमारे दरमियान स्टेटस का फ़र्क नहीं आने दिया, मगर फिर भी आपने ऐसा सोचा। वो एकदम भारी दिल से बोलती रूहासू हो गई थी। नहीं मेरी जान, मेरा वो मतलब नहीं था, प्लीज़ सॉरी। आयरा और मरवान दोनों मेरे बच्चे हैं। बस मैं कल बेटी के मामले को लेकर ज़्यादा ही जज़्बाती हो गया था और कुछ भी बोल गया। अब नहीं होगा पक्का। वो झट इनके आँसू पोंछ गए। इन्हें भला कहाँ बर्दाश्त था कि इनकी महबूब बीवी की आँख में आँसू आते। मैं आयरा की शादी मरवान से ही करूँगी। वो बहुत स्वीट है, बिल्कुल आपकी तरह। और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी हमेशा खुश रहे जैसे इसके बाबा इसकी मामा को रखते हैं। बिलाखिर इन्होंने शौहर के दिल में आया मैल साफ करना चाहा। ओह! तो मरवान की इतनी फ़ेवर करने के पीछे ये वजह है, क्योंकि मेरा भांजा बिल्कुल मुझ पर गया है। वो ज़ुबानियत से बोले तो ज़ुमर मुस्कुरा दी। मुस्कुराती रहा करें, जब तुम और आयरा उदास हो जाओ तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता यार। वो अब बातें करते बाहर आ गए थे जहाँ मरवान और आयरा किसी बात पर बहस में मसरूफ थे और बेचारा मरवान हमेशा की तरह इनकी लाडली के सामने तहामुल मिजाजी का मुजाहरा कर रहा था। आप शायद सही कह रही थी सुमित कि हमारी बेटी के लिए मरवान ही बेस्ट है। अगर कोई वाकई मेरे बाद मेरी बेटी का प्यार से हैंडल कर सकता है तो वो सिर्फ मरवान है, मेरा प्यारा भांजा। मरवान को आज पहली बार इन्होंने दूसरी नज़र से देखा था और देखते ही फ़ख्र सा महसूस हुआ था। वकील साहब, तो मैं हमेशा से ही सही होती हूँ। जुमन ने ज़रा इकरार कर कहा तो वो मुस्कुरा कर आंखें घुमा गए। चले बच्चों। आयरा का चेहरा गुस्से की तमाज़त के बायस सुर्ख पड़ गया था, जबकि मरवान के चेहरे पर खून संजीदगी कायम थी। इन दोनों की बहस इंटरमीडिएट के बाद सेम फील्ड चूज़ ना करने पर हुई थी। मरवान कुछ और पढ़ना चाहता था, जबकि आयरा बज़िद थी कि वो भी वही पढ़ेगा जो वो पढ़ रही है। क्या हुआ बरखुरदार, क्या आयरा ने भी अपनी माँ की तरह आपको खामोश करा दिया है?
हबीब ने नर्म लहजे में कहा तो वो मुस्कुरा दिया। बस वैसे ही अंकल, मेरे ख्याल से चलते हैं, हमें लेट हो रहा है। वो चारों अब मुस्कुराते हुए वहां से निकल आए थे। आयरा को कॉलेज जाते हुए 3 माह का अरसा गुजर चुका था। मरवान और वो सेम ही कॉलेज में थे। मरवान पास आउट हो चुका था जबकि आयरा का ये फर्स्ट ईयर था। वो घर आई तो जुमत को जरा परेशान पाया। क्या हुआ मम्मा, इतनी परेशान क्यों है? कॉलेज के सफेद यूनिफॉर्म में इसकी दूधियाई रंगत चमक रही थी। कुछ नहीं, बस तुम्हारे बाबा मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे। आज इनकी अदालत में किसी केस की सुनवाई थी, पता नहीं क्या बना। जायदाद का तनाज़ा था, बड़ा पेचीदा केस था। वो मुझ परेशान थी, साथ ही न्यूज़ चैनल भी लगा रखा था। कम ऑन बाबा, रिलैक्स रहें, अब तो पेशी भुगता कर फर्म जा भी चुके होंगे। मैं कॉल करके पूछती हूँ। इसने नंबर डायल किया जब स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगी थी। नाज़रीन, यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते चलें कि मारूफ बैरिस्टर हबीब इलाही पर जानलेवा हमला बताया जा रहा है कि एक गोली सीने के पास और दूसरी टांग के बेहद नज़दीक लगी है। हबीब साहब की हालत तफ्तीशनाक बताई जा रही है, जबकि साथ ही आपको आगाह करते चले मारूफ बैरिस्टर हबीब इलाही फार्म जज आलम इलाही के बेटे और हालिया वजीर आला सिंध अजमल सुल्तान के बहनोई भी हैं। मजीद न्यूज़ कास्टर तेज लहजे में बोलते जुमर के पांव तले जमीन खींच गए थे। हबीब बाबा, ममा। जुमर यकदम लहरा कर गिरी थी। आयरा बेयकीनी किसी कैफियत में दौड़ कर इनकी जानिब भागी थी। साथ ही मरवान का नंबर डायल किया था, बैल जा रही थी मगर कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। कुछ ही देर में वहां आयरा की बुलंद आवाज, रोने की, चिल्लाने की आवाजें गूंज उठी थी। मना किया था ना तुम्हें कि इस सब से दूर रहो, मगर तुम मेरी सुनते कब हो? अजमल साहब ने अस्पताल के बिस्तर पर जख्मी लेटे हबीब को देख तनफ्फर भरे लहजे में कहा। आयरा और जुमत कहाँ हैं? इनकी निगाहें काफी देर से इन दोनों की मतलाशी थी। इन्होंने दोस्त को जवाब देना जरूरी नहीं समझा था। जिस जायदाद पर तनाजा था वो एक आम शहरी की मिल्कियत था, जबकि इस पर लागारी दांत कार कर बैठा था। दूसरी तरफ वो रेप केस। अजमल तो समझा समझा कर थक गए थे। इन्होंने कहाँ जाना है? यही है। अजमल साहब ने टालना चाहा। यही है तो अब तक मेरी खैरियत पूछने क्यों नहीं आई? इन्हें शिद्दत से किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। बताता हूँ। हबीब की निगाहें बाहर जाते अजमल पर ही मरकूज थी। कुछ देर बाद सुर्ख आंखें और चेहरा लिए आयरा वार्ड में दाखिल हुई थी। कुछ देर पहले यहाँ से पुलिस और मीडिया गया था, जिन्हें देख वो घबरा सी गई थी। बाबा, आप ठीक तो है ना? वो भाग कर इनके सीने से लगी थी। मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा बहादुर बेटा रो क्यों रहा है? इन्होंने मोहब्बत से इसके बाल संवारे जो बाप के गले लगी, फिर से आंसू बहाने लगी थी। आपकी मम्मा कहाँ है बेटा जी? इन्होंने नकाहत भरी आवाज में पूछा। बाबा, वो पेयर रूम में है, बस अभी आती होंगी। आयरा ने अजमल के लफ्ज लौटाए थे, जबकि हबीब बेटी के लफ्जों पर भी मुतमईन नहीं हो सके थे। और फिर वो कुछ ही देर में दवाइयों के जेरे असर सो गए थे। जुमन ने रो रो कर अपनी हालत खराब कर ली थी। निशात इन्हें समझा समझा कर थक गई थी कि अगर वो इस हालत में हबीब के सामने जाएंगी तो वो और परेशान हो जाएगा। जबकि वो हबीब से मिलने के लिए बाजिद थीं और बिला आखिर निशात और अजमल की तमाम तर कोशिशें राय गा गई थी। और वो शाम में हबीब की हालत में बेहतरी आती ही अपनी हालत की परवाह किए बगैर ही वार्ड में चली आई थी। जुमर, मेरी जान, ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? वो जुमर को अपने कंधे पर सर रख कर रोता बिखरता देख तड़प उठे थे। मैं ठीक हूँ। इन्होंने इनका हाथ थपथपाया। मगर वो क्या करतीं जिन्होंने एक ही दिन में दोहरा गम बर्दाश्त किया था। इनके लिए ये गुजरे दिन किसी कयामत से कम हरगिज़ नहीं थे। हबीब, वो एक बार फिर फपक फपक कर रो पड़ी। जुमर, तुम अब मुझे परेशान कर रही हो। बताओ मुझे क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अब वो मुतफक्किर हुए। जुमर ने जल्द ही अपनी हालत पर काबू पाया था और अपनी तकलीफ में हबीब को मजीद तकलीफ नहीं देना चाहती थी। मैं और आयरा डर गए थे। वो धीमी सी आवाज में बोली। अब मैं ठीक हूँ। खामोश हो जाओ आप। वो हबीब की खातिर अपनी सिसकियां दबा गई मगर दिल खून के आंसू रो रहा था। एकदम अचानक से इतनी बड़ी खुशी छिन गई थी। आयरा के बाद तो वो दोनों उम्मीद ही छोड़ गए थे, मगर कल मिलने वाली खबर किसी कयामत से कम हरगिज नहीं थी। इस कदर अचानक शौक के बायस इनका मिसकैरेज हो गया था, जिसकी खबर इन्हें नुकसान उठाने के बाद हुई थी। वो 4 रोज अस्पताल में गुजार कर घर आ चुके थे। जुम्मन हबीब के सीने से लगी मजीद इस दुख को अपने दिल में छुपा नहीं सकी थी, जबकि हबीब तो सकते में चले गए थे। इन्हें मजीद औलाद की कितनी ख्वाहिश थी, कजा कि आयरा ने इन दोनों की जिंदगी मुकम्मल कर दी थी,
मगर वो भी अपना एक बड़ा कुनबा चाहते थे। और अब इतना बड़ा नुकसान, हबीब को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। जुमैर तो इनकी पनाहों में अपना दर्द बाँट गई थी, मगर वो औलाद को खो जाने का गम किससे बाँटते? हबीब मुझे माफ़ कर दें, ये सब मेरी गफ़लत की वजह से हुआ। अगर मैं ख़याल रखती तो ऐसा ना होता। वो हबीब की खामोशी महसूस कर माफ़ी माँगने लगी। इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है जुमर, सब्र करो। अगर ये खुशी हमारे नसीब में होती तो हमें ज़रूर मिलती। अल्लाह की तरफ से आज़माइश है, गम ना करो। अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत पोशीदा होती है। इन्होंने जुमर को अपने हिसार में लेते नरमी से समझाया, जो हिचकियाँ भरती आँखें मूंद गई। जबकि हबीब की आंखों से आंसू टूटकर जुमर के बालों में जज्ब हो रहे थे। कल अदालत के फैसले पर गर्देजी को हिरासत में ले लिया गया था, जिसके फौरन बाद इन पर जानलेवा हमला हुआ था, और इसके बाद इनका जो नुकसान हुआ था, इसका अजाला मुमकिन नहीं था। तुम चाहते क्या हो? अजमल साहब इनके ऑफिस में मौजूद थे, जो सेहतियाबी के फौरन बाद फर्म ज्वाइन कर चुके थे। कुछ नहीं चाहता, मैंने तुम्हें वार्न किया था, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर इस सब में तुम्हारा हाथ हुआ तो फिर अदालत तुम्हारे खिलाफ जो भी फैसला ले। अजमल हौले से मुस्कुराए। ये भूल है तुम्हारी हबीब, क्योंकि मेरा हाथ अब वहां तक पहुंच चुके हैं जहां तुम या कोई भी कानून मुझ पर आसानी से हाथ नहीं डाल सकता। अलबत्ता तुमने कुछ उल्टा करने की कोशिश की तो तुम जरूर जान से जा सकते हो। वो अपने भाई जैसे दोस्त को कत्ल की धमकी लगा रहे थे। हबीब साहब ने तल्खी से मुस्कुराए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा ही दोस्त मुझे कत्ल की धमकी देगा। आयरा जो बाप से मिलने ऑफिस आई थी, दरवाज़ा खुलते बाप के आखिरी लफ्ज़ ही सुन सकी थी, और फिर वो डर कर वहीं ठहर गई। यार ना कर, मैं मर कर भी कभी ऐसा नहीं कर सकता। मुझे फ़िक्र है तेरी, अपना नहीं तो आयरा और जुमत का ही सोच ले। फिर इन्होंने हथियार डाल दिए थे, जबकि आयरा भी मुतफक्किर हुई। क्या एक बार फिर इसके बाप को किसी से खतरा था? मामू, क्या बाबा को फिर से किसी ने थ्रेट दी है? इसकी अचानक आमद पर वो दोनों चौंके। नहीं मेरी जान, हबीब ने अजमल को घूरा। आयरा गुड़िया, अपने बाप को समझाओ, ये फजूल में बड़े लोगों से पंगे ले रहा है। इसकी जान को खतरा है। अब तुम ही अपने बाप को अकल के नाखून दो। वो जानते थे कि वो बस आयरा की ही सुनता है, इसलिए तेजी से कहते वहां से निकल आए थे, जबकि आयरा बाप के लिए मुतफक्किर हो गई थी। हबीब प्लीज, ये इस केस का पीछा छोड़ दें हमारी खातिर। जुमैर को 2 दिन हो चुके थे हबीब को कायल करते। 2 दिन बाद अदालत में सुनवाई थी। जुमैर, मुझे मौत कबूल है, मगर मैं मुनाफिक नहीं बन सकता। मैं आखिरी सांस तक हक के साथ खड़ा हूँ, और अब तुम्हें भी एक अच्छी बीवी होने का सबूत देना है, मेरा साथ देकर, जैसे मैंने तुम्हारा हमेशा दिया है। वो इन्हें थाम कर करीब करते मोहब्बत से बोले थे, मैं आपके साथ ही हूँ, मगर आप मेरा और आयरा क्या भी तो सोचे ना। वो रहासू हुई। हम ये लम्हा बस आपका ही सोचते हैं जनाब। अब बस आप सो जाएं, सुबह जल्दी उठना है। वो इन्हें बुलाकर सुलाकर खुद स्टडी की जानिब बढ़े, जहाँ इन्हें कुछ अहम पॉइंट्स पर गौर करना था। जिन लोगों ने हबीब साहब पर गोली चलाई थी, वो ट्रेंड शूटर थे, मगर बहुत कोशिश के बाद भी इन्होंने लगारी के खिलाफ मुंह नहीं खोला था। मगर अदालत इन्हें सजा सुना चुका था। सर, बाहर कोई आया है जो आपसे मिलना चाहता है। हबीब ने नासमझी से देखा, जबकि ऑफिस में अजमल को दाखिल होता देख इन्होंने ताज्जुब से अपनी सेक्रेटरी को देखा, जबकि इनके साथ एड शेर लगारी भी था। कैसे हैं बैरिस्टर साहब? हबीब ने नाराज नजरों से अजमल की जानिब देखा था। कैसे आना हुआ? हबीब लगारी साहब तुमसे कोई बात करना चाहते हैं। एड शेर लगी सियासत की दुनिया का एक बड़ा नाम, जिसका आजकल सिक्का चल रहा था। कैसी बात? इन्होंने आईब्रो उठाए। यही कि इस केस को छोड़ दो। इन्होंने गन निकाल कर डेस्क पर रखी, वरना एक नज़र डेस्क पर घूमती गन पर नज़र डालते इन्होंने सवालिया लहजे में पूछा, वरना हम तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से एक बार का टेलर आपके लिए काफी नहीं था, अब पूरी फिल्म ही दिखानी पड़ेगी। लगारी ने एक सेकंड में पिस्टल उठाकर हबीब पर तान ली थी, जबकि अजमल ने दोस्त की नजरों में ताज्जुब देख निगाहें चुराई थी। अगर आप जनाब को ये लगता है कि मैं इन खाली खूली धमकियों से डर जाऊंगा, तो ये आपकी भूल है। अब आप जा सकते हैं। अपना अच्छा खासा वक्त बर्बाद कर दिया मेरा। लगारी ने तैश में अजमल की जानिब देखा था। जराये में डूबे अजमल साहब का इन लोगों के साथ देना मजबूरी बन गया था। वो साथ ही निकल आए थे, जबकि हबीब कितनी ही देर तक खामोश बैठे रह गए थे। तुम्हें मेरी एक बात समझ क्यों नहीं आ रही? क्यों पंगे ले रहे हो इन खतरनाक लोगों से? जिस लड़की के लिए तुम्हारे दिल में हमदर्दी जाग रही है ना, एक नंबर की, इन्होंने बहन और बीवी की मौजूदगी के बायस लफ्ज़ों पर काबू किया था।
वो इस वक्त निशात की हमराही में इलाही हाउस में मौजूद थे। मैंने तुम जैसे ज़मीर फ़रोश इंसान से कोई मदद माँगी, नहीं ना, तो बेहतर यही है कि तुम अपने काम से काम रखो। हबीब साहब ने बामुश्किल ज़ब्त किया था, जुमैद और निशात ने लब चबाए। तो फिर ठीक है, आज से तुम्हारा और हमारा हर वास्ता ताल्लुक खत्म। अब तुम जानो और तुम्हारे बीवी बच्चे। वो दुरुस्त लहजे में बोलते उठ खड़े हुए। भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? हबीब गुस्से में है। सबसे पहले होश सुमत को आया था। सही कह रहा हूँ, ये खुद तो मरेगा, साथ में तुम सबको भी जिंदा दरकोर कर देगा। वो सख्त लहजे में गुर्राए। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कह रहे हैं आप अजमल? अल्लाह मेरे भाई को लंबी उम्र दे। आप एक बार इनकी बात तो सुने। निशात भाई का जब से सुर्ख पड़ता चेहरा देख दहल कर रह गई। क्या गलत कह रहा हूँ? और तुम चलो मेरे साथ, अब से तुम्हारा इस शख्स से कोई वास्ता नहीं है। इन्होंने तेज लहजे में बोलते बीवी को घूरा। नहीं, मैं वो घबराई। भाई, निशात, जाओ तुम, हबीब साहब ने कुड़े दिल से कहा। जबकि इन दोनों के जाने के बाद हदीब साहब और जुमत के माबीन जबरदस्त किस्म की लड़ाई हुई थी। अपने रूम में मौजूद आयरा पहली बार माँ बाप को लड़ता झगड़ता देख सहम सी गई थी, और फिर इसके बाद वही हुआ था जिसका डर था। बहुत समझाया तुझे बैरिस्टर, मगर मसला ये है कि जब तेरे जैसों को ईमानदारी का भूत सवार हो जाए तो फिर वो किसी की गिनती में नहीं लाते, और फिर जान से हाथ धोकर ही सुकून मिलता है। फौज की पेशी में अदालत में बहुत से ठोस सबूत पेश कर चुके थे, जिसके बायस लागारी की गिरफ्तारी का फौरी वारंट जारी हो गया था। वो पुलिस की तहवील में खड़ा लहजे में बेपनाह दुरुस्तगी लिए दहाड़ा था। हबीब साहब मुस्कुराए। जालिम की रस्सी दराज जरूर होती है, मगर हमेशा के लिए नहीं। एक ना एक दिन इसकी जरूर खींचना होता है। वो तमस्कर उड़ाते लहजे में बोले। चल देख लेंगे। वो मायना खैजी से बोलता पुलिस के साथ चला गया था। अजमल साहब ने हबीब को बहरा समझाया, मगर वो तो गोया ना समझने की कसम खाकर बैठे थे। भाई, हमारी गुड़िया तो डॉक्टर बनना चाहती थी, तो अब क्या आपको अचानक से वकील बनने का भूत क्यों सवार हो गया है? इन्होंने लॉन में बैठी पुरसोत सी आयरा को छेड़ा। बाबा, मुझे तो शुरू से आप जैसा बनना था। बस ये मरवान ने बीच में धोखा दे दिया। पहले कहता था कि मैं हबीब अंकल की तरह लॉयर बनूंगा, और फिर अपनी जबान से फिर गया। वो मुंह बसोर कर बोली। हबीब इलाही का कह काबिल साख्ता था। मेरा बच्चा, आपका और मरवान का दो दिल चाहे आप पढ़ो। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। इन्हें याद आया कि एक बार इन्होंने जज़्बात में अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर दिया था कि इनकी बेटी वकील बने, और बस यकीनन इसे यही सर पर सवार कर लिया था। जी, जी, मैं जानती हूँ, आप बेफ़िक्र रहें हबीब साहब। वो शरारत से बोली तो इन्होंने अपनी बेटी को सीने से लगाते ज़ोर से इसे बहुत सी बातें समझाई थी, हौसला दिया था, क्योंकि वो इनकी लाडली औलाद थी और अब इन्हें अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा था। ये बैरिस्टर हबीब इलाही की मौत अपने ऑफिस में अचानक हार्ट अटैक पर जाने के बायस हो गई थी, और वो खामोशी से अपने पीछे 16 साल आयरा और जुमट को रोता सिसकता छोड़ गए थे। अजमल साहब ने तो गोया ना बोलने की कसम खा ली थी। बहन की रोती सूरत देख वो इन्हें दिलासा भी नहीं दे सक रहे थे। इस कदर अचानक मौत पर सब हैरान थे, जबकि जुमैद और अजमल साहब ने हबीब का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया था। वो दुख में थी, जबकि अजमल साहब ना जाने क्या सोचे बैठे थे। निशात लाडले भाई को खोकर पागल हो जाने के दर पर थी। छोटी सी आयरा बाप को खोकर कई दिन अस्पताल में रही थी, और मरवान इसकी वजह से एक पाँव पर अस्पताल में खड़ा था। इसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। जुमर शौहर और फिर बेटी की ऐसी हालत देख हवास गंवा गई थी। इन्हें ना होश था और ना ही बेटी का। वक़्त का काम है गुज़रना, तो वो गुज़र ही गया था। हबीब साहब की मौत एक मुअम्मा बन चुकी थी। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक तो ये एक तबई मौत थी, मगर जुमैत, आयरा और निशात बाखूबी जानती थी कि ये सिर्फ मौत नहीं बल्कि कत्ल था। मगर इनका वाहिद सहारा अजमल साहब, इनको तो मानो दोस्त की मौत का कोई गम ही नहीं था। और फिर थक हार कर जुमैत ने भी जैसे चुप साध दी थी, क्योंकि वो एक तल्ख़ हकीकत हरगिज़ भी नहीं भूल सकती थी कि वो एक जवान बेटी की माँ थी, जो अब यतीम हो चुकी थी। वो लॉन में उदासी में बैठी अपने बाप को याद कर रही थी। आज हबीब साहब को इनसे बिछड़े पूरा एक माह हो चुका था। मरवान रोज ही अपनी फूफी और आयरा के पास आता था। जुमत, अजमल और निशात के बेहद इसरार के बावजूद इद्दत के दिनों में सुल्तान महल जाने से इनकार कर गई थी। यहाँ क्यों बैठी हो? मरवान इससे फासले पर लॉन में चेयर पर बैठ गया था। वो चौकी नहीं थी। चलो आओ, आइसक्रीम खाकर आते हैं। मरवान ने इसका मूड देखकर बहलाने की कोशिश की थी। मेरा मूड नहीं है।
वो सादा सा लहजे में बोली थी। जब हबीब साहब की मौत का इसे खासा गहरा सदमा लगा था। वो बिल्कुल खामोश होकर रह गई थी, ना कुछ बोल रही थी और ना ही किसी बात का जवाब देती थी। और तो और जिद करना भी इसने छोड़ दिया था। मगर मेरा मूड है, चलो आ जाओ, अब नखरे ना दिखाओ। फिर जब मैं चला जाऊंगा तो याद करो कि मुझे। वो वैसे ही शरारत से बोला था। आयरा ने चौंक कर सर उठाया। कहाँ जा रहे हो तुम? इसने नासमझी से पूछा। भैया के पास बाहर। इसने मुताला किया तो वो मुझे दिल से निगाहें चुरा गई। जबकि अगर पहले वाली आयरा होती तो इससे 100 सवाल करती। अब चलो भी, मूड ठीक कर लो, बाहर अकेला हरगिज़ नहीं जाऊँगा, तुम्हें साथ लेकर जाऊँगा। वो तल्ख़ी से मुस्कुराई। जब बाबा अपने साथ लेकर नहीं गए, तो तुमसे क्या उम्मीद लगाना? वो इस कदर शफ़ाफ़ लहज़े में बोली थी कि एक लम्हे को तो मरवान दहल कर रह गया। कैसी बातें कर रही हो यार? अंकल की रूह को तकलीफ होगी और एक ना एक दिन तो सबने ही इस दुनिया से चले जाना है। सब्र करो। मरवान ने आगे बढ़कर इसे कंधे से लगाया था, जो हमेशा की तरह इसका सहारा पाते ही फूट-फूट कर रो पड़ी थी। मरवान, बाबा इतनी जल्दी क्यों चले गए? अभी तो मैंने इनका ख्वाब पूरा करना था, इनके जैसा वकील बनना था। इनके कंधे से लगी मुसलसल रो रही थी, जबकि वो कुछ न कुछ बोलता मुसलसल इसकी दिलजोई करने में लगा था। अजमल साहब के बेहद इसरार के बाइस मरवान 2.5 साल कब जहांजेब के पास यूके चला गया था। वो पहले ही आयरा की वजह से अपने कुछ माह ज़ाया कर चुका था। जहांजेब की डिग्री का ये आखिरी साल था, जबकि आयरा का कॉलेज खत्म हो गया था और अब वो घर में फारिग थी। मामा, वो दोनों खामोशी से खाना खा रही थी जब जुमैद आयरा की आवाज़ पर चौंकी। जी मेरी जान। इन्होंने अपनी बेटी की जानिब देखा, जो हबीब के बाद बिल्कुल बदल गई थी। हमें बाबा के कातिलों को सज़ा दिलवानी चाहिए। जुमैद ने चौंक कर बेटी के तासुरात जांचे। तुम्हारे बाबा की मौत तबई मौत थी आयरा, इन्होंने बहुत भारी दिल से कहा था। नहीं मामा, मुझे याद है एक दिन मैं बाबा के पास फॉर्म गई थी तो वहाँ मामू भी थे, जो इन्हें खबरदार कर रहे थे। मुझे 100% यकीन है कि मेरे बाबा का कत्ल किया गया है। इसने अपने खदशात का इजहार किया। आयरा, तुम अभी बच्ची हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मुझे मरवान की कॉल आई थी, वो कह रहा था कि इसने तमाम प्रोसेस कर लिया है, तुम अपनी पैकिंग करो। तुम भी कुछ माह में मरवान और जहांजेब के पास जा रही हो। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो बस। इन्होंने ज़रा सख्त लहजे में कहते बेटी को खामोश करा दिया था, जिसका दिमाग अलग ही ताने-बाने बुनने में मसरूफ़ था। मामू, क्या बाबा का कत्ल हुआ था? वो अगले ही दिन अपने मामू के पास मौजूद थी, अपने बाप के कातिलों का पता करने के लिए। आपको किसने कहा? वो ठटक गए। आपने बाबा को मोहतात रहने का कहा था, तो इसमें क्या मतलब समझूँ? वो सख्त लहजे में बात पुरस कर रही थी। और बात अब पुरानी हो गई। अजमल साहब ने अपना दामन बचाया। मगर मामू, बस आयरा, आप अभी बच्ची हैं। ये बातें आपने अपनी तैयारी कर ली? कुछ रोज़ में आपकी फ्लाइट है और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो भाई है आपका। दिल लगाकर पढ़ाई करिएगा, आपने भी अपने बाप की तरह एक कामयाब वकील बनना है। आयरा खामोशी से लौट आई थी। वो इस वक़्त मरवान की हमराही में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर पैदल चल रही थी, जबकि मरवान मुसलसल कुछ न कुछ बोल रहा था, या तो इसकी तवज्जो मुख्तलिफ लोगों और अशिया की जानिब करा रहा था। आयरा इस बार इसकी गायब दिमागी पर मरवान ने इसे झंझोड़ दिया। क्या हुआ? वो चौंक गई। यार, मैं ही आपसे बातें कर रहा हूँ, मगर तुम तो ऐसे हो गई हो जैसे सस्ता नशा कर लिया हो। मरवान ने घूर कर देखा, जो इसे एक नज़र देखती मुँह बना गई। अब क्या हुआ तुम्हें? आखिर मुँह क्यों बनाया हुआ है तुम्हारा? इस बार वो कायदा से छुआ था। वो दोनों इस वक़्त सेम ड्रेसिंग किए, सिया रंग पैंट शर्ट पर लॉन्ग कोट और हाथों में दस्ताने पहने, साथ-साथ कदम उठा रहे थे। मुँह तो नहीं बना हुआ, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? वो अब नॉर्मल हो गई थी। क्योंकि मैं अपने दोस्तों की गैदरिंग छोड़कर तुम्हें कंपनी दे रहा हूँ ताकि तुम बोर ना हो, मगर तुम हो कि मेरी एक कान से सुन रही हो और दूसरे से निकाल रही हो। इस बार इसने खबकी से कहा था, जबकि आयरा हौले से मुस्काई। इसे लंदन आए 1 माह होने को आया था और अभी क्लासेस स्टार्ट ही नहीं हुई थी। अगर जहांज़ेब और मरवान ना होते तो शायद इसे सेटल होने में अच्छा खासा वक़्त लग जाता। अच्छा सब छोड़ो, तुम ये बताओ आज क्या खिला रहे हो मुझे? इसने शरारत से बात का रुख बदला था। यार, आज कुछ बाहर से ट्राई करते हैं। वो ज़रा मुँह बनाकर बोला, नहीं बाहर का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। आज तुम मुझे कोई सब्ज़ी बनाकर खिलाओ। वो फ़रमाइश तो ऐसे कर रही थी जैसे वो इसका पर्सनल खानसामा हो। बहुत अच्छे। ये फ़रमाइशें ग़ालिबन मर्द अपने घर की औरतें से करते हैं। मरवान ने घूर कर एहसास कराया। औरतों से करते हैं, मैं आयरा इलाही हूँ। इसने ज़रा कड़कर इतरा कर कहा। चलो आओ बेटा, कर लो ऐश, फिर मैं और भाई करेंगे आराम और तुम्हें किचन में डालेंगे। आखिर हमने पाकिस्तान से एक लड़की को बुलवाया क्यों है? इसीलिए ताकि वो हमारे कपड़े धो सके, किचन सँभाले। इसने शरारत से कहा तो आयरा ने ज़रा घूर कर इसके बाजू पर एक थप्पड़ लगाई और मुस्कुराती हुई हमकदम हुई। गुड़िया, कोई परेशानी तो नहीं है यूनिवर्सिटी में? वो जहांज़ेब और मरवान इस वक़्त रात का खाना खाने में मशगूल थे। जिस जहांज़ेब ने मोहब्बत भरे लहजे में पूछा, नहीं भाई, कोई परेशानी नहीं है, बल्कि आपका थैंक यू, वरना मैं ये सब अकेले कैसे मैनेज करती? इसने मशकूर अंदाज में कहा, जबकि मरवान खामोशी से खाना खाने में मगन था।
अरे थैंक यू क्यों भाई? भाई होते किस लिए हैं? मेरे और मरवान के होते हुए तुम्हें क्या ज़रूरत है खुआरी उठाने की? इसने शफ़क़त भरे लहज़े में कहा। मरवान को एक ज़बरदस्त फंदा लगा था। कम ऑन भाई, आप इस मैडम के इकलौते भाई हैं, बस यही बहुत है। मुझे कोई शौक नहीं है इसका भाई बनने का। इसने जल्दी से तस्हीह की। आयरा ने घूर कर देखा, जबकि जहांज़ेब ने मुस्कुराहट दबाई। क्या? आयरा को खुद को घूरता देख इसने आईब्रो उठाए। भाई अपने भाई से कह दें, मैं इससे बात नहीं कर रही। और आप प्लीज़ इसे ये सब्ज़ी बनाना सिखा दें। ब्रोकली की सब्ज़ी कम और यख़नी ज़्यादा लग रही है। खाने से इंसाफ करते इसने झट खाने में नुक्स निकाला था। कल से खुद बना लेना, ओके? इसने भी चिढ़ कर कहा था। एक तो वो खाना बनाकर बुरी तरह थक चुका था, ऊपर से मैडम के नखरे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। हाँ, तो बाबा ने तुम्हें किस खुशी में साथ भेजा है? इसीलिए तो भेजा है ताकि तुम मुझे और भैया को अच्छे-अच्छे खाने बनाकर खिला सको। जानकर इसकी दुखती रग पर हाथ रखा था। देख रहे हैं आप भैया इस एहसान फरामोश लड़की को। भाई तुम दोनों चोंचे लड़ाते रहो, मैं तो जा रहा हूँ सोने। सुबह यूनिवर्सिटी जाना है, मेरा मेरा फाइनल ईयर है। तुम बच्चे अभी मज़ाक मस्ती में लगे रहो। आगे जाकर पता लगेगा कि पढ़ाई कितनी टफ है। इसने झट दामन बचाते वहाँ से निकलना चाहा, जबकि अब वो दोनों वाक़ई ज़बानी कलामी पानीपत की जंग शुरू कर चुके थे। मरवान ने उसे 3 सालों में पहले पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली थी और अब आयरा की आमद के बाद इसने ज़िद और अपनी दिली ख्वाहिश पर वो भी एलएलबी में एडमिशन ले चुका था। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि वो दोनों एक ही क्लास में थे, जहाँ ज़ेब का आखिरी सेमेस्टर था और वो खूब दिल लगाकर मेहनत कर रहा था। पढ़ने का सबसे ज़्यादा मज़ा आयरा को आ रहा था, जबकि अजमल साहब को जब इल्म हुआ कि वो मास्टर्स में एडमिशन लेने के बजाय प्रॉपर लॉ की डिग्री में अपना करियर सेट कर रहा है, तो वो अच्छा खासा खफ़ा हुए थे। मगर फिर आयरा की खातिर खामोशी इख्तियार कर गए, जबकि वो ये जानते थे मरवान का झुकाव भी शुरू से वकालत की तरफ है, क्योंकि वो अपने बाप से ज़्यादा अपने फूफो को एडमायर करता था। वक़्त गुज़रता चला गया, जहाँ ज़ेब की डिग्री मुकम्मल हो गई थी, वो पाकिस्तान जा रहा था, जबकि इरशाद और ज़ुमर के बेहद इसरार पर वो दोनों भी साथ ही वापस जा रहे थे। एक वजह कि अब वो दोनों अपार्टमेंट में अकेले हो जाते। वजह कि अपार्टमेंट शेयर करना एक आम बात थी, जिस पर अजमल को तो कोई एतराज़ नहीं था, मगर निशात और आयरा इस चीज़ के लिए हरगिज़ भी राज़ी नहीं थी। फ़िलहाल वो छुट्टियाँ गुज़ारने पाकिस्तान जा रहे थे। मामा यकीन करें, ये दोनों अपनी उम्र का लिहाज़ भूलकर ऐसे चूहे-बिल्ली की तरह लड़ाई करते हैं ना, कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं रोज़ाना की बुनियाद पे इनकी लड़ाई ख़त्म करा रहा होता हूँ और अब तो ये दोनों अकेले होंगे, अल्लाह जाने कौन किसका सर फोड़ दे। जहांज़ेब ने मुस्कुराते लहज़े में माँ को इत्तला दी, जबकि ज़ुमर ने आयरा को घूर कर देखा। मैं ये क्या सुन रही हूँ आयरा, क्या छोटी बच्ची हो तुम? ज़ुमर ने बेटी को आड़े हाथों लिया, जबकि मरवान इस सूरत-ए-हाल से खत उतार रहा था। मम्मा पहले लड़ाई आपका लाडला शुरू करता है, वरना मुझे कोई शौक नहीं है इसे मुँह लगाने का। वो मुँह बनाकर तफ़क्कुर से बोली, तो मरवान ने आईब्रो उठाकर इस एहसान फरामोश लड़की को देखा। फूफो, एक बात तो तय है, आपकी बेटी अव्वल दर्जे की एहसान फरामोश है। मैं इसकी पढ़ाई और असाइनमेंट में जितनी हेल्प करता हूँ, आपको नहीं मालूम। अगर मैं इसे मुँह न लगाऊँ, तो आपकी बेटी फ़ेल होकर बैठी हो। मरवान ने भी घूर कर हिसाब-ए-बात किया था। चुप करो तुम, मेरी बच्ची बहुत काबिल है, यकीनन वो तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प करती होगी। साथ बैठी निशात ने झट भतीजी को सीने से लगाया था। वो मरवान को ज़बान दिखाती अब इनसे फरमाइशें करने लग गई थी। वो मुस्कुराए, जबकि जहांज़ेब के इशारे पर मरवान और वो वहाँ से निकल आए थे। अजमल साहब, आयरा और मरवान ने वापस जाना है। मगर ज़ुमर्द अपार्टमेंट में इन दोनों की अकेली मौजूदगी के बाइस राज़ी नहीं है। निशात बेगम ने बेड पर शौहर के साथ बैठते धीमे लहज़े में कहा, जो इनके साथ मिले थे, ज़रा नासमझी से इनकी जानिब देखने लगे। क्या मतलब? मतलब दोनों बच्चे जवान हैं और नामहरम भी। पहले जहाँ ज़ेब था तो बात और थी, मगर अब इन दोनों का साथ रहना कुछ मुनासिब नहीं लगता। इन्होंने नर्म लहज़े में जताया। कम ऑन निशात, मुझे अपने दोनों बच्चों पर भरोसा है। नायरा ऐसी है कि हमारी तरबियत पर गुर्फ़ आने दे, और ना ही मरवान, और तुम जानती हो वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। हमारे बच्चे कभी हमें मायूस नहीं करेंगे, इन्होंने रसानियत से कहा। मैं जानती हूँ मुझे इन दोनों पर बहुत मान है, मगर दोनों बालिग हैं, शैतान हावी होने में वक़्त नहीं लगता। मगर दूसरी बात कि ज़ुमर ने हमेशा से ही दोनों बच्चों को इशारे किनारे में ये बात बावर करा की है कि हम दोनों इनके बारे में क्या सोचते हैं। फिर ऐसे में जज़्बात का होना कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? इस बार वो संजीदगी से बोली, अच्छा चलो छोड़ो यार, इस मसले का मैंने एक हल सोच रखा है, बस वही करेंगे। खैर तुम जुमर्द से बात करो, मेरा एक दोस्त है जो जुमर्द को अपनी ज़ौजियत में लेना चाहता है, और मुझे भी कोई एतराज़ नहीं। इसके सामने पूरी जवानी पड़ी है, आयरा की ज़िम्मेदारी अब मेरी है, तुम इसे कायल करो। इस कदर अचानक बात पर निशात ने हवन्नकों की तरह अपने शौहर को देखा। ये क्या बात कह रहे हैं अजमल साहब? मेरे भाई को भी दुनिया से गए थोड़ा ही अरसा गुज़रा है, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? निशात की आंखों में आंसू उतर आए। अजमल सुल्तान एक ताज्जुबी सांस खारिज करते खुद भी उठ बैठे। निशात, तुम जज्बाती हो रही हो। जुमर्द के सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, और फिर आयरा लड़की ज़ात है, 8-10 साल बाद इसकी शादी हो जानी है। फिर इन्होंने बीवी को नरमी से समझाना चाहा। आप जानते हैं ना, मेरी और आपकी लाख कोशिशों के बावजूद भी इलाही हाउस छोड़कर सुल्तान महल आने के लिए राजी नहीं हुई, जबकि ये इसके बाप का घर है। मगर वो हबीब भाई की यादों के साथ जिंदा रहना चाहती है। इन्होंने शौहर की सोच पर मातम किया। तुम समझाओगी तो मान जाएगी। और आयरा, क्या वो अपने बाप की जगह किसी और दूसरे शख्स को बर्दाश्त कर सकेगी? नहीं, कभी नहीं। और सच बात तो ये है, वो मेरे भाई की बेवा है अजमल, मैं ऐसा नहीं चाहती। अगर जुमर्द कभी अपने
मर्ज़ी से, दिल से अपने लिए कोई फ़ैसला लेना चाहे तो मैं इसके साथ हूँ, मगर मैं इसे कभी फ़ोर्स नहीं करूँगी, वो अटल लहज़े में बोली थी। ठीक है, फिर जो मैं फ़ैसला लूँगा वो आप सबको मानना पड़ेगा। वो ज़रा सख्ती से बोलते स्टडी के जाने पड़े थे। ज़ुमर तुम बताओ, तुम्हें मेरे फ़ैसले से कोई एतराज़ नहीं? ज़ुमर तो हैरान और परेशान सी भाई के सहारे में बैठी थी, जबकि इस लम्हे हबीब की याद शिद्दत से आई थी। बल्कि इस सितमगर की याद कब नहीं आती थी। मैं आयरा से इसकी मर्ज़ी पूछूँ, वो बहुत दिक्कत के बाद बोलने के काबिल हुई। हाँ, ज़रूर पूछो, मैं मरवान से इसकी मर्ज़ी पूछ चुका हूँ और बल्कि तुम बेहतर जानती हो कि तुम्हारा ही किया धरा है कि मरवान तो कोई एतराज़ कर ही नहीं सकता। ज़ुमर को सीने से लगाते ही इन्होंने हल्के-फुल्के लहज़े में कहा, लेकिन क्या भाई साहब, अभी ये सब ज़रूरी है? अभी तो वो दोनों ही बहुत छोटे हैं। ज़ुमर का दिल भर आया था। छोटे कहाँ हैं, दोनों बालिग भी हैं और समझदार भी। और निशात ने मुझसे ज़िक्र किया है तुम्हारे खर्चे का। जब वो दोनों निकाह में होंगे तो इनके अपार्टमेंट में साथ रहने से कोई मसला नहीं होगा ना? सुमत खामोश हो गई। जैसा आपको ठीक लगे। वो मज़ीद गोया हुई। एक और बात करना चाह रहा था मैं तुमसे। सुमत के पास अकेले ही आ गए थे। क्या बात? वो संभाल गई थी। आयरा की ज़िम्मेदारी अब खैर से मरवान की है। देखो, मैं तुम्हारा भला ही चाहता हूँ। मरवान और आयरा की जब डिग्री मुकम्मल हो जाएगी तो इन दोनों की रुखसती कर देंगे। मगर तुम्हारे सामने अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। जुमर ने नासमझी से भाई को देखा। क्या मतलब है इस बात का? इन्होंने नासमझी से भाई की जानिब देखा। मेरा एक दोस्त है, वो तुम्हें अपनी ज़ौजियत। वो अभी बोल ही रहे थे कि जुमर एक झटके से भाई के इशारे से निकल कर दूर हुई थी। बस भाई, क्या कह रहे हैं? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने शौहर की जगह किसी और को दूँगी? भले हबीब अब दुनिया में नहीं रहे, मगर मैं अभी भी इनसे मोहब्बत करती हूँ और मेरी आयरा, ऐसी बात करने से पहले कुछ तो ख़्याल किया होता भाई। इनके लहजे में ताज्जुब दर आया था। ज़ुमत, मैं तुम्हारा भला, बस मुझे नहीं चाहिए आपकी हमदर्दी और मैं आप पर इतना बोझ बन गई हूँ तो मुझे पता ही नहीं था। मगर अब आपको मेरी तरफ से मज़ीद परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं अपने शौहर के घर में ही रहती हूँ। ज़ुमत भाई से खफगी का इज़हार करती जताना नहीं भूली थी। तुम हबीब की बीवी नहीं बेवा हो, बस मज़ीद बोले। अब कुछ ना बोलिएगा प्लीज़, वरना मैं लिहाज़ नहीं करूँगी। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक ही मर्द की जगह थी और वो हबीब थे। अगर अब वो मेरे साथ नहीं तो मैं इनसे बेवफ़ाई नहीं कर सकती और इतनी बड़ी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए हबीब मुझे अपनी औलाद की ज़िम्मेदारी सौंप कर गए हैं। भला आयरा और मरवान का निकाह हो जाए, मगर जब तक रुखसती नहीं होती वो मेरी सरपरस्ती में रहेगी। मुझे आपका या किसी का भी एहसान नहीं चाहिए। अजमल साहब इनके जज़्बातीपन पर खामोश हो गए। मरवान, कहाँ हो तुम? आयरा से जब से ज़ुमर ने निकाह का ज़िक्र किया था वो तो हत्थे से ही उकड़ गई थी। दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। क्या हुआ, सब खैरियत? वो मुतफक्किर लहजे में गोया हुआ। अभी घर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। इसके लहजे में पनपता गुस्सा महसूस कर वो कुछ-कुछ समझ गया। शाम तक आता हूँ। वो इतना बोलकर राब्ता मुनक़ता कर गया था। ये सब क्या है? मामू मम्मा से क्या कह रहे थे? वो पुरसून कून अंदाज में बैठा जूस पी रहा था, जबकि वो गुस्से से भभटी बाँस पुर्ज पर उतर आई थी। क्या कहा बाबा ने? आयरा का सुर्ख चेहरा अलग ही रुख दे रहा था। तुम्हें नहीं मालूम? वो बाजू सीने पर लपेट गई। नहीं आयरा बेबी, तुम बताओ, तुम्हें ही मालूम होगा ना। वो शरीफ बना। सब बड़े चाहते हैं कि हमारा निकाह कर दिया जाए। इसके तासुरात देख आयरा को आग ही लग गई थी, मगर फिलहाल वो खुद पर ज़ब्त कर गई। सिर्फ बड़े ही नहीं, मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। इससे सुकून से इसके सर पर बम फोड़ा। क्या तुम घर की इंसान, तुमने मुझ पर नज़र रखी हुई थी? इसका मुंह हैरत की ज़्यादती से वाह हुआ था। अब ज़्यादा नन्ही काकी ना बनो। मरवान ने इसकी ओवर एक्टिंग पर घूर कर देखा, वो गड़बड़ाई। मैं ये निकाह नहीं करूँगी। किस खुशी में? इसने आईब्रो उठाए। क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। इसका लहज़ा धीमा हो गया था। क्यों नहीं सोचा? और मेरे बारे में नहीं सोचा तो फिर किसके बारे में सोचा? वैसे अच्छी बात है कि क्या अभी तुमने इस बारे में कुछ नहीं सोचा? क्योंकि इस सब बातों के बारे में सोचने की अभी तुम्हारी उम्र भी नहीं है। इसने पुरसुकून लहज़े में कहा तो आयरा ने इस खबीस इंसान को घूरा था जो रच कर मीसना था। सबको ये खुशफ़हमी थी कि मरवान सीधा-सादा और शरीफ है। मगर कोई आरा से पूछता वो कितना मीसना था। हाँ, और तुम तो दादा-अब्बू हो ना, तुम्हें सब सोचने की इजाज़त है। वो तिनक कर बोली तो मरवान का कहका बेसाख्ता था। वो तो मैं हमारे बच्चों की शादी के बाद करूँगा। बेबाकी से आँख का कोना दबाता हुआ इससे सर का पैर सुर्ख कर गया। तुम बेगैरत इंसान, निकलो मेरे घर से। अभी मामू को फ़ोन करके बोलती हूँ कोई और ढूँढ ले अपने लाडले के लिए। मैं नहीं करूँगी इस मीसने से शादी। वो कहाँ बाज़ आने वाली थी, मीसना? मेहरबान ने घूर कर इसे देखा, जब नाक चढ़ाकर देख रही थी, फिर सर झटक गई। देखो आयरा बेबी, माना कि तुम अभी हमारा छोटा-सा बेबी ही हो। वो मुस्कुराहट जब्त करता इसके तासुरात देख कुछ बोलना ही था कि इसकी घूरती निगाहें देख खामोश हो गया। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि अभी सिर्फ निकाह होगा और इसके पास सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमें अपार्टमेंट शेयर करना है। जब डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो रुखसती होगी। सो तुम चिल करो। वो इसे परेशान देख मज़ीद शरारत का इरादा तर्क कर गया। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। वो ज़िद हुई। क्यों, आखिर बुराई क्या है? हमारी शादी तो बचपन से तय है। 5 साल बाद भी तो निकाह होना है ना, सो आज क्यों नहीं? इस बार वो ज़रा बरहमी से बोला। ज़्यादा रोब ना झाड़ो मुझ पर, समझे? इसने नखवत से इसकी गिरफ्त से हाथ निकाला। अच्छा, तुम्हारा जो भी फैसला है फूफो को बता देना।
वैसे भी अपार्टमेंट में तुमने मेरे साथ ही रहना है, वहाँ किन पॉइंट पर निकाह कर लूँगा। डोंट वरी। वो जानता था कि एक नंबर की ज़िद्दी थी, जब खुद की सनक उतर जाएगी तो खुद ही मान जाएगी, इसलिए शरारती लहज़े में बोलता वहाँ से निकला था। जबकि पहली बार आयरा को सही मायनों में मरवान और अपने दरमियान हाइल जज़्बात का अंदाज़ा हुआ था, वो जिसे हमेशा दोस्ती का नाम देती रही थी। मरवान की जानिब से मोहब्बत का तनावर दरख्त बन चुका था, मगर ये तो तय था कि वो मरवान के बगैर इसका भी गुज़ारा नहीं था। ये सोच इसके चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कान खिल गई। इन दोनों की इसमाह फ्लाइट थी। आयरा की रज़ामंदी के फ़ौरन बाद दोनों की फ्लाइट से 2 रोज़ कब्ल निकाह तय पाया था। मरवान की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, जबकि आयरा फ़ितरी झिझक के बाइस बिल्कुल गायब थी, मगर वो खुश थी। जाने से पहले अपनी कॉलेज फ्रेंड के साथ इसका मीटअप प्लान था। आज वो रेस्टोरेंट में आई थी, खूब गपशप के बाद वो वापस लौट रहे थे जब कोई अजनबी से टकराया। ओह सॉरी! धक्का देता आगे बढ़ गया, जबकि इसका मोबाइल नीचे गिर गया था। आयरा झुककर मोबाइल उठाते इस शख्स को देख पीछे गई। सुनिए आपका मोबाइल। इसके लफ्ज़ लबों में अधूरे ही रह गए और वो शख्स लम्हे में निगाहें ओझल हो गया। जब मोबाइल की घंटी बज उठी, इसने एक नज़र स्क्रीन को देखते कॉल रिसीव की। मिस आयरा इलाही, मेरी बात गौर से सुनें। मैं जो बात आपको बताने लगा हूँ, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अपने नाम की पुकार पर वो चौंक गई। हेलो कौन? मैं कौन हूँ ये बात आपके लिए मायने नहीं रखनी चाहिए, बल्कि जो बात काबिल गौर है वो ये है कि आपके वालिद साहब का कत्ल हुआ था और आपके वालिद के कातिल आपके अपने मामू हैं। आपको याद होगा अपने कत्ल से कुछ रोज़ कबल तक वो बहुत परेशान रहते थे। इसके पीछे यही वजह थी कि इन्हें मुसलसल अजमल साहब की तरफ से लाइव थ्रेट्स मिल रही थी। अगर यकीन ना आए तो अपने बाबा के ऑफिस की सीसीटीवी कैमरा फुटेज निकलवा कर देख लें, जिसमें आपके मामू आपके बाबा को कत्ल की धमकी लगा रहे हैं। बाकी सबूत ढूँढना आपका काम है। बात खत्म हुई थी इससे कबल कि वो कुछ भी जान पाती, कोई तेज़ी से भागता हुआ और मोबाइल हाथ से उड़ा ले गया। जबकि हवन्ना को इसकी पुश्त तकती रह गई और गायब दिमागी से घर वापस आ गई थी। ये बात दिमाग में चिपक कर रह गई थी कि इसके बाप का कातिल इसका मामू था। ऐसा कैसे मुमकिन है? नहीं, नहीं, मामू ऐसा कैसे कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई बरगलाने की कोशिश कर रहा है। वो खुद साख्ता कयास करती मुसलसल ताज़ाबाज़ का शिकार थी, लेकिन फिर भी मुझे सीसीटीवी फुटेज निकलवानी चाहिए। क्या मैं मरवान से बात करूँ? नहीं, नहीं। अगर मैंने मरवान से ये बात की तो वो नाराज़ हो जाएगा। वो खुद ही सब सोच रही थी और जवाब भी दे रही थी। अपनी सोच को गलत साबित करने के लिए वो सुबह होते ही फर्म जाने का इरादा कर चुकी थी और सुबह होते ही वो फर्म पहुँच भी गई थी, मगर वहाँ पहुँचकर जो चीज़ें इसकी नज़रों में आई थीं, वो नाकाबिले यकीन थीं। कहीं इसका मामू प्रोटोकॉल के साथ इसके बाप के ऑफिस में था, तो कहीं अपने सियासी अहबाब के साथ, और एक फुटेज में लगातार इसके बाप के माथे पर गन रखकर धमका रहा था और इसका मामू खामोश बैठा था। आयरा ने बेयकीनी से अजमल का रवैया देखा था और जिस रोज़ हबीब का इंतकाल हुआ था, उस रोज़ की तो फुटेज ही गायब थी, यानी इसके मामू को लगा भला इसके खिलाफ कौन जा सकता है। इसीलिए इन्होंने ये सबूत मिटाने की कोशिश नहीं की और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी, यानी ये वाक़ई हकीकत थी कि इसका मामू भी इस कत्ल में बराबर का शरीक था। इस वक़्त इससे सोचने समझने की तमाम तर सलाहियतें मफ़लूज होकर रह गई थीं। मगर वो दिल में एक मुसम्मम इरादा ठान चुकी थी और इस पर जल्द अमर पैरा होने का इरादा रखती थी। एलो आयरा, ये खतीब आलमगीर था जो हाल ही में अपनी डिग्री मुकम्मल करके पाकिस्तान आया था और अब इसका टाकरा जहांजेब था, जिसे अजमल साहब ने नया-नया लॉन्च किया था। कैसी हैं आप? आयरा की जानिब ये तुर्क का पत्ता फेंकने वाले भी उमर साहब ही थे, ताकि इस इलेक्शन से पहले इनकी पोजीशन कमज़ोर की जा सके। मैं ठीक। आयरा को समझ नहीं आई इसने कॉल क्यों की। वो जानती थी कि वो इसके मामू का मुखालिफ था। खैर, मुझे आपके वालिद साहब को सुनकर बहुत अफ़सोस हुआ था, मगर इस वक़्त मैं पाक में नहीं था। इससे महज़ इनकार करा। वैसे क्या आप अपने वालिद साहब के कातिलों को सज़ा दिलवाएँगी? आयरा के दिमाग में लफ्ज़ों की बात गूँज गई। खैर, मैं हैरान हूँ कि आपके मामू इस असर के करता-धरता इनकी सियासत में नाम चलता है, फिर वो क्यों खामोश हैं, इंसाफ़ क्यों नहीं दिलाते? इसने ताज्जुबी लहज़े में बोला। ये हमारे घर का मामला है, आपने कॉल की इसके लिए दिली शुक्रिया। वो कट से कॉल बंद कर गई, जबकि कहीं न कहीं जो कश्मकश सी थी अब वो ख़त्म हो गई कि वाक़ई इसका मामू क्यों खामोश था? क्या बकवास है! ये एसपी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में दाख़िल होने की? अजमल साहब ने चिंगारते हुए लहज़े में पूछा था। हम माज़रत चाहते हैं अजमल साहब, मगर हमारे पास आपकी गिरफ्तारी के लिए ऊपर से हुक्म आया है। आपकी भांजी और मरहूम हबीब इलाही की साहबजादी ने आप पर कत्ल के इल्ज़ाम पर पर्चा कटवाया है। इनका कहना था कि मरवान, जहांज़ेब और अजमल सबको ही सांप सूंघ गया था। क्या बकवास कर रहे हो एसपी? जहांज़ेब को सबसे पहले होश आया था। बकवास नहीं, हकीकत बयान कर रहा हूँ। बकवास बंद करो एसपी। हमारे घर की औरत कभी थाने कचहरी का चक्कर नहीं काटती, और खबरदार जब तुमने इसका नाम भी लिया तो मरवान का ज़ब्त बस यही था। एसपी को गिरबान से पकड़ता वो सख्त लहजे में धारा था। मरवान, अजमल साहब चिल्लाए थे। बाबा आप देख रहे हैं? ये 2 टके का पुलिस वाला क्या बकवास कर रहा है मेरी आयरा के बारे में? वो शायद ही कभी ज़िंदगी में इतना तैश में आया था जितना इस शख्स के मुँह से आयरा का नाम सुनकर भपक गया था। जनाब, मैं आप पर ऑन ड्यूटी एक ऑफिसर के गिरबान पर हाथ डालने के जुर्म में पर्चा भी कटवा सकता हूँ, तो ज़रा धीरज रखें। और अटल लहजे में तंबी करता बोला, मरवान छोड़ो इसे। जहांज़ेब ने आगे बढ़कर सिर्फ चेहरा लिए खड़े मरवान को पीछे धकेला था, जबकि निशात जो निकाह की शॉपिंग पर से लौटी थी, ऑफिसर की ज़बान की तमाम बातें सुन सकते में चली गई थी।
آپ کو ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا۔ اجمل نے غصے سے لب کھینچے۔ میں تمہیں دیکھ لوں گا آفیسر، خاص کر کے جس طرح کا الزام تم نے میری گھر کی بچی پر لگایا ہے، میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ وہ آفیسر کو اشارہ کرتے گھر سے نکلنے لگے تھے، جبھی وہاں آئرہ داخل ہوئی تھی۔ مروان چیل کی تیزی سے ان کی جانب بڑھا تھا۔ کہاں تھی تم اور یہ کیا بکواس کر رہا ہے تمہارے بارے میں؟ وہ سخت لہجے میں باز پرس کر رہا تھا، جبکہ وہ اسے ایک نظر دیکھ اپنا ہاتھ جھٹکے سے آزاد کراتی اجمل صاحب کی جانب بڑھی تھی۔ جاری ہے۔ تو جی جناب، آپ کو آج کی یہ ایکسٹرا لانگ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔